हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अभिलाषा चौहान जी की लिखी हुई पारिवारिक कहानी। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। नहीं माँ, मैं अभी शादी नहीं करना चाहता। आप ये बात समझती क्यों नहीं? ये रोज रोज आप मेरे सामने फोटो रख देती हो। आप मुझे अकेला छोड़ दो। गुस्से के मारे शिवम का चेहरा लाल हो रहा था। अकेला छोड़ दूँ? सही है बेटा। काश मैंने तुझे पहले ही अकेला छोड़ दिया होता तो आज तेरी जली कटी बातें नहीं सुननी पड़ती। मैं भी पागल हूँ जो तेरी चिंता करती हूँ। तुझे लायक बनाने के लिए मैंने कभी अपने सुखों के बारे में नहीं सोचा। क्या पता था कि तू बड़ा होकर ऐसे तेवर दिखाएगा। मैं तो अब तेरे लिए बोझ ही हूँ। कहते कहते रेखा का गला भर गया और वो अपने कमरे में चली गई। शिवम सिर झुकाए बैठा था। माँ की बातों से उसे भी बहुत दुख हुआ। उसने अपना बैग उठाया और ऑफिस के लिए निकल गया। माँ की चिंता को वो समझता था, पर वो मजबूर था और माँ को अपनी मजबूरी समझा नहीं सकता था। वो जानता था कि माँ न होती तो आज वो इस लायक न बनता। पिता तो छोड़कर चले गए, लेकिन माँ ने उसे सीने से लगा कर रखा। उसकी सुख सुविधाओं के लिए कितनी ही मुश्किलें उठाए, पर वो हारी नहीं। उसी की बदौलत आज वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन पाया है। मन में विचारों की उथल-पुथल चल रही थी। उसका मन काम में नहीं लग रहा था। कैसे समझाए माँ को? क्या सच बता दे या फिर शादी कर ले माँ की बताई लड़की से? क्या वो निभा पाएगा जब उसे उधर रेखा रोते रोते अतीत की यादों में खो गई। पढ़ लिख कर कुछ करना चाहती थी। कितने सपने देखे थे उसने। माता पिता पुरानी सोच के थे। उन्हें लड़की पराया धन लगती थी और वे उसकी जिम्मेदारी से जल्दी मुक्त होना चाहते थे। बिना उसकी मर्जी जाने उन्होंने उसकी शादी कर दी। पति के लिए वो अनचाही दुल्हन थी। पति को बांध कर नहीं रख पाई तो सास ससुर की दुश्मन थी। घर का वातावरण कलेश से भरा रहता और एक दिन शराब के नशे में पति ने उसके साथ जबरदस्ती की। वो रोती बिसूरती रही, पर उसका मन नहीं पसीजा। हैवान की तरह वो उसे नोचता खसोटता रहा। जहाँ प्यार ना हो और सहमति ना हो, वहाँ ऐसा संबंध बलात्कार ही कहा जाएगा। वो सिर्फ भोग की वस्तु बनकर रह गई थी। दिन भर घर का काम, सास के ताने और रात को पति की मनमानी। ऊपर से उसका बोलना, ले इसी के लिए आई है तू मेरे जीवन में? बदजात तूने मेरे सुख छीन लिए। मैं तो तेरे साथ रहना ही नहीं चाहता। तू चली क्यों नहीं जाती? मैं तुझसे प्यार नहीं करता। तू तो जी का जंजाल है। फिर महीने भर बाद वो लापता हो गया। पति नहीं तो उसका ससुराल में रहना दूभर हो गया और एक दिन धक्के मारकर उसे घर से निकाल दिया गया। माता पिता तो पहले ही हाथ झाड़ बैठे थे। तू जान कैसे तू उस घर में जगह बनाती है। अब तो तेरा सब कुछ वही है। उसने अपना सामान उठाया और भटकती रही सड़क पर। जब उसे होश आया तो सरकारी अस्पताल में पड़ी थी। कोई भला आदमी बेहोशी की हालत में उसे वहां भर्ती करा गया था। बधाई हो, नर्स आकर बोली। आप माँ बनने वाली हो, अपने घर वालों को बता दो। नर्स बोले जा रही थी और वो सुन्न हो गई थी। घर तो है ही नहीं और घर वाले वो उसकी क्या मदद करेंगे। नर्स ने उसे हिलाया। आपको खुशी नहीं हुई? अरे आप ठीक है और बच्चा भी। चलो आपकी छुट्टी कर रहे हैं। छुट्टी? पर मैं कहाँ जाऊंगी? टप टप आंखों से आंसू गिर रहे थे। तभी बड़ी डॉक्टरनी आ गई। उसे रोते देख वो नर्स से पूछने लगी, क्या हुआ? इसके पास घर नहीं है मैडम। कहाँ जाएगी? इसीलिए रो रही है। मैडम ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। अच्छे घर की लगती है। नर्स, इसे स्टाफ क्वार्टर में बिठा दो। छुट्टी के बाद मैं इससे बाद में बात करूंगी। बस यहीं से उसकी जिंदगी बदल गई। मैडम दयालु थी। उसकी कहानी सुन और उसके बारे में जानकर उन्होंने अपने घर के सर्वेंट क्वार्टर में रहने की जगह दे दी। अस्पताल में काम नहीं कर सकती थी तो अपना जान करके प्राइवेट हॉस्पिटल में रिसेप्शनिस्ट की नौकरी दिलवा दी। खाली समय में मैडम के बच्चे की देखभाल करने लगी और फिर शिवम आ गया। उसका मुख देखकर वो सब तकलीफ भूल गई।
माता पिता से वो मिली नहीं और सास ससुर ने उसे पूछा नहीं। उसे कहीं से पता चल गया था कि पति ने अपनी पसंद की लड़की से शादी कर ली और अब वो खुशहाल जिंदगी जी रहा है। तो कहीं शिवम भी तो किसी को पसंद नहीं करता है। अचानक रेखा का माथा ठनका। अरे, मैंने उसके मन की बात तो पूछी ही नहीं। अपना ही राग अलाप रही थी। बेचारा बच्चा बिना खाए ही चला गया। अब नहीं करूंगी उससे ऐसी बात। पहले उसके मन की थाह ले लूं। मैंने कौन से शादी के सुख भोगे। तभी द्वार पर आहट हुई। रेखा ने खुद को संयत किया और चाय बनाने किचन में चली गई। शिवम माँ की मनपसंद मिठाई का डिब्बा लिए किचन में आया और माँ के कंधे पर सिर रख दिया। मुझे माफ कर दे माँ, मैं तेरा दिल नहीं दुखाना चाहता था। चल छोड़ सुबह की बातें, मुंह हाथ धो। चाय बन गई है, साथ में पियेंगे, आजा जल्दी। दोनों माँ बेटे चाय पी रहे थे, तभी शिवम का फोन बज उठा। माँ, मैं अभी आया कहकर शिवम बाहर निकल गया। मुझे थोड़ा समय दो, मैं जल्दी ही माँ से बात करूंगा। वो माँ है मेरी, अवश्य मान जाएगी। रेखा के कानों में ये फुसफुसाहट पहुंच चुकी थी। अब तो पक्का यकीन हो गया कि ये किसी लड़की को पसंद करता है। रेखा मन ही मन बड़ी खुश थी कि चलो उसकी समस्या का समाधान हुआ। उसके जीते जी बेटे का घर बस जाएगा। माँ, आपसे कुछ बात करनी है, शिवम अंदर आकर बोला। हाँ हाँ बोल बेटा, क्या बात है, किसका फोन था? माँ, वो कल मेरा बेस्ट फ्रेंड आ रहा है, वो तुझसे मिलना चाहता है। मुझसे? क्यों, क्या तेरी उसी से बात हो रही थी? रेखा को अपने सपने पानी में बहते दिखाई देने लगे। एक पल में खुशियां काफूर हो गई। आने दे बेटा, दोस्ती तो है, जैसा तू मेरा बेटा वैसे वो, इसमें इतना सोचने की क्या बात है? कहते हुए वो रसोई में आ गई। शिवम परेशान था। वो बहुत कुछ कहना चाहता हो ऐसा लग रहा था। अपने अंदर उठने वाले तूफान से वो लड़ नहीं पा रहा था। वो माँ को बहुत कुछ बताना चाहता था, पर अगले दिन वो सुबह ही एयरपोर्ट के लिए निकल गया। केतन गेट पर ही उसका इंतजार कर रहा था। शिवम को देखते ही वो उसके गले से लिपट गया। यार, कितने दिनों के बाद मिल रहे हैं। अब तो मैं भी सोच रहा हूँ कि बेंगलोर छोड़कर यहीं नोएडा में जॉब ढूंढ लूँ। वो बोले जा रहा था और शिवम चुपचाप सुन रहा था। ये क्या, तुझे खुशी नहीं हुई? कैसा है तू? ये रोनी सूरत बना रखी है तूने। अरे नहीं नहीं, मैं बस माँ के बारे में सोच रहा था। माँ के बारे में? अरे तू माँ की फिक्र क्यों करता है? माँ तो मुझसे मिलकर खुशी होगी, देखना। दोनों घर के लिए निकल पड़े। दोनों बेंगलोर में एक ही कॉलेज में इंजीनियरिंग कर रहे थे। वो केतन के घर में पेइंग गेस्ट बनकर रहा था। बस तभी से दोनों एक साथ थे। घर आ गया था। माँ द्वार पर ही खड़ी थी। केतन ने दौड़कर माँ के पैर छुए। माँ ने आशीर्वाद दिया। इसका सामान गेस्ट रूम में रख दे बेटा। रेखा बोली, गेस्ट रूम में क्यों? मैं तो शिवम के रूम में रहूंगा। इतने दिनों के बाद हम दोनों यार मिले हैं। अब तक अलग अलग ही तो थे, अब दूर रहकर क्या करेंगे? शिवम ने केतन को कोहनी मारी। चुप रह, तुझे जहाँ रहना है वहां रह। इतनी बकबक क्यों कर रहा है? रेखा दोनों की नोकझोंक देखकर आश्चर्यचकित और खुश थी। कैसे बच्चों की तरह लड़ रहे हैं, इतने दिनों बाद जो मिले हैं। अच्छा, अब तुम दोनों जल्दी ही तैयार होकर आ जाओ। मैंने नाश्ता लगा दिया है मेज पर। तीनों नाश्ते की मेज पर बैठे थे। माँ केतन को ध्यान से देख रही थी। हाव भाव में लड़कियों की सी नजाकत थी। बार बार वो शिवम के चेहरे को बड़े ही प्यार से निहार रहा था। शिवम परेशान सा लग रहा था। एक अनजाना सा डर शिवम के चेहरे पर देख रेखा चौंक पड़ी। नाश्ते के बाद उसने शिवम को अपने कमरे में आने को कहा। माँ, क्या हुआ, कोई बात है क्या? तू मुझे इतना परेशान और खोया खोया क्यों लग रहा है? कोई बात है तो कह दे बेटा। और ये तेरा बेस्ट फ्रेंड लड़कियों की तरह हरकतें क्यों करता है? कोई बात नहीं है माँ, वो हमेशा से ऐसा ही है। तू उसे लेकर परेशान मत हो। केतन को आए हुए एक हफ्ता भर हो चला था। शिवम इन दिनों खुश होने की जगह तनाव में ज्यादा रहने लगा था। एक माँ से ये बात कैसे छुप सकती थी भला? रात को दोनों दोस्त सड़क पर टहल रहे थे। अचानक शिवम पूछ बैठा, तेरा वापसी का क्या प्लान है? वापसी? वापस जाने के लिए कौन आया है? कल मेरा इंटरव्यू है और मैं यही जॉब लेने वाला हूँ। तेरे साथ तेरे पास ही रहने वाला हूँ। क्या? आश्चर्य से शिवम का मुंह खुला का खुला रह गया। ये सब क्या है केतन? तू मुझे संकट में क्यों डाल रहा है?
तुझे यहाँ जॉब करनी है तो कर, पर पहले रहने का इंतजाम अलग कर ले। वाह बेटा, ये तू क्या बोल रहा है? तू जब मेरे घर पर रहा तब क्या मैंने ऐसा बोला? तब तो तुझे बड़े मजे आ रहे थे, अब मुझसे पीछा छुड़ा रहा है। पीछा नहीं छुड़ा रहा, तब बात और थी और अब बात और है, बात अलग नहीं है। मैं तो यहीं रहूंगा और आज ही माँ से बात करता हूँ, वो देखना मेरी बात जरूर सुनेगी। तू माँ को नहीं बताएगा तो मैं बताऊंगा, अब और चुप नहीं रह सकता मैं। सुना तूने? देख केतन, अब तू अपनी सीमा लांघ रहा है। मेरी माँ ने बड़े कष्टों से मुझे पाला है और मैं ऐसा कोई काम नहीं करना चाहता जिससे उन्हें दुख पहुंचे। तो मेरा क्या? बोल, कहाँ गई तेरी वे बड़ी बड़ी बातें? कहाँ गए तेरे वे सपने? तू अपने प्यार को ऐसे ही भुला देगा? जी पाएगा तू? बोल। मैं प्यार को नहीं भुला सकता, बस माँ के विषय में सोचता हूँ तो डर जाता हूँ। मैं स्वार्थी नहीं बनना चाहता। माँ ने कभी सुख नहीं देखा, अब मैं भी उनकी झोली में दुख डाल दूँ तो मेरे पिता और मुझ में क्या अंतर रहेगा? बता मुझे। सुन, तो रोज माँ को मना करता रह शादी के लिए, इससे उन्हें बड़ी खुशी मिलती होगी। अरे मन की बात ही नहीं बताएगा तो वो जानेगी कैसे? दोनों में बहस चल रही थी तभी फोन की घंटी बजी। शिवम ने फोन उठाया। कहाँ हो तुम दोनों? शमी, देखा है तुमने? 12 बज रहे हैं। मैं कब तक जागूं बेटा? बस आया माँ, बाहर ही हूँ, आप सो जाओ, कहते हुए वो घर की ओर चल दिया। दोनों ही चुपचाप थे, अपनी परेशानियों से घिरे। रात देर तक दोनों को नींद नहीं आई। सुबह देर तक दोनों सो रहे थे। करीबन 9 बजे शिवम की आंख खुली। वो हड़बड़ाकर उठा। 10 बजे तो ऑफिस पहुंचना है और ये इसका तो इंटरव्यू है। ओए उठ, उसने केतन की चादर खींची। क्या हुआ? सोने दे मुझे। सोता ही रहेगा तो जॉब निकल जाएगी हाथ से। 9 बज गए हैं बेटा, उठ तैयार हो। केतन चौंक कर उठा और सीधा बाथरूम में घुस गया। अबे रुक, लेकिन वो कहाँ सुनने वाला था। शिवम नीचे चल दिया। चलो माँ का बाथरूम यूज कर लेता हूँ। नीचे आया तो रेखा सोफे पर बैठी थी, चेहरा उतरा था। उसे देखकर बोली, ये क्या, आज तो 9 ही बजा लिए तुमने? छुट्टी ली है क्या? नहीं माँ, कहता हुआ वो नहाने चला गया। तैयार होकर उल्टा सीधा नाश्ता गटका और ऑफिस के लिए निकल गया। केतन भी नीचे आया और नाश्ता कर जल्दी से निकल गया। रेखा दोनों को जाते देखती रही। आज उसका बदन दर्द से टूट रहा था, हल्का हल्का बुखार भी था। काम वाली आई तो उसे सारा काम समझा बिना कुछ खाए पिए बिस्तर में गिर गई। बुखार तेज हो गया, दर्द भी बढ़ गया तो एक पेन किलर ले ली। शाम को शिवम पहले ही आ गया। घर की सारी लाइटें बंद थी, सन्नाटा सा बिखरा था। माँ, ओ माँ, कहाँ हो? आज ये घर कैसा लग रहा है? ठीक तो हो? कमरे में देखा तो माँ सोई पड़ी थी। पास जाकर उसने माथा छुआ, भट्टी सा तप रहा था। देखा बेसुध सी थी। शिवम ने तुरंत टैक्सी बुक की और माँ को अस्पताल ले जाने की तैयारी करने लगा। तभी केतन भी आ गया। द्वार पर टैक्सी आ गई थी। शिवम ने माँ को टैक्सी में लिटाया। केतन साथ हो लिया। अस्पताल में डॉक्टर्स माँ का चेकअप कर रहे थे और तमाम सारे टेस्ट लिख दिए थे। बुखार उतारने की दवाइयाँ दे दी गई थी, पर बुखार हल्का होने का नाम ही नहीं ले रहा था। नर्स ठंडे पानी की पट्टियाँ रख रही थी। काफी देर की मशक्कत के बाद रेखा का बुखार हल्का हुआ। डॉक्टर ने शिवम को घर जाने के लिए कहा और रेखा को वहीं अंडर ऑब्जर्वेशन रखने की सलाह दी। शिवम घर जाना नहीं चाहता था। उसने केतन से कहा कि वो घर चला जाए और घर पर ही रहे। केतन बोला, ठीक है, मैं तेरे लिए कुछ खाने के लिए बनाकर लाता हूँ, तब तक तू माँ का ध्यान रख, फिर मैं रुक जाऊंगा। रात बड़ी चिंता में बीती। सुबह टेस्ट के रिजल्ट आ गए थे। डॉक्टर ने शिवम को केबिन में बुलाया। मुझे कुछ गड़बड़ दिखाई दे रही है। इन्हें अभी कुछ और दिन अस्पताल में रहना होगा। मुझे डॉक्टरों से डिस्कशन करना है। आखिर आप मुझे बताइए, माँ को हुआ क्या है? मैं पक्का नहीं कह सकता, लेकिन मुझे लगता है कि इनको ब्लड कैंसर है और उसके लिए मुझे कैंसर स्पेशलिस्ट की सलाह लेनी होगी, तभी इनका प्रॉपर इलाज चालू होगा। कौन सी स्टेज है, इस बारे में मैं अभी कुछ नहीं कह सकता, बस इन्हें छुट्टी नहीं दी जा सकती। ये सुनकर शिवम को चक्कर आ गए। वो वहीं धम से बैठ गया। ये क्या हुआ? माँ को कैंसर? अब क्या होगा? उसका जी घबरा रहा था। तभी केतन आ गया। वो केतन के कंधे पर सर रखकर रोने लगा। केतन ने उसकी पीठ थपथपाई और बोला, हिम्मत मत हार, माँ को कुछ नहीं होने देंगे।
जहाँ तक संभव होगा माँ का इलाज कराएंगे। दोनों रेखा के कमरे की ओर चल दिए। शिवम का चेहरा देखकर केतन बोला, ये सूरत लेकर माँ के सामने जाएगा तो उन्हें सब पता चल जाएगा। शक्ल ठीक कर अपनी, अभी तो बीमारी पता चली है, इलाज भी होगा। आजकल सभी बीमारियों का इलाज है। दोनों कमरे में पहुंचे। रेखा बोली, अब मैं पहले से ठीक हूँ और घर जाना चाहती हूँ। चल मुझे घर ले चल। नहीं माँ, अभी नहीं, अभी तेरे और टेस्ट होंगे, उसके बाद ही तू घर जा पाएगी। अब काहे के टेस्ट, अब बुखार तो कम हो गया और ऐसे बुखार तो आते ही रहते हैं, उसके लिए अस्पताल में थोड़ी रहा जाता है। नहीं माँ, जिद मत कर, 2-3 दिन और रह ले, पूरी तरह से ठीक हो तब जाकर घर चलेंगे। और तब तक तुम दोनों क्या करोगे? तुम्हारा ध्यान कौन रखेगा? खाना कौन बनाएगा? क्या भूखे रहोगे? तभी केतन बोला, अरे माँ, आप क्यों चिंता करती हैं? मैं हूं ना, मुझे बढ़िया से बढ़िया खाना बनाना आता है। आप बताओ आज आप क्या खाओगी? मैं वही बनाकर लाऊंगा। अरे तेरा तो इंटरव्यू था, क्या हुआ? मैं सेलेक्ट हो गया और अगले हफ्ते मेरी ज्वाइनिंग है। तब तक मैं तुझे खाना खिलाकर बनाऊंगा। रेखा हंसने लगी। तू खाना बनाकर खिलाएगा? जा आज अपनी पसंद का खाना बनाकर ला, मैं भी तो देखूं तू कितना अच्छा कुक है। और इसको भी अपने साथ ले जा, इसकी शक्ल देखकर मुझे रोना आ रहा है। इसके तो चेहरे पर हवाइयां उड़ गई है। मैं यहाँ ठीक हूँ। यह सुनकर केतन बोला, चल घर चल, नहा धोकर माँ के कपड़े और खाना लेकर आते हैं। तभी नर्स आकर बोली, यहाँ पर बाहर का खाना अलाउ नहीं है, इन्हें यहीं से खाना मिलेगा। ठीक है, तुम दोनों जाओ, खा पीकर फिर आ जाना। दोनों चल दिए। बाहर आकर केतन ने मोटरसाइकिल स्टार्ट की। शिवम उसके कंधे पर सिर रखकर फूट फूट कर रोने लगा। घर तक वो रोता ही आया। केतन बोला, पागल है तू, ऐसे रोएगा तो माँ को कैसे संभालेगा? अभी सारे रास्ते बंद नहीं हुए हैं, दुनिया में जो भी इलाज होगा हम कराएंगे। ये सुनकर शिवम उसके गले लग गया और बोला, तू ना होता तो मैं क्या करता? आज तेरे कारण मुझे बड़ी हिम्मत मिली है। केतन हाथ मुंह धोकर किचन में खाना बनाने घुस गया और शिवम नहा धोकर माँ के कमरे में कुछ जरूरी चीजें लेने गया। अचानक उसे माँ के कमरे में एक फाइल मिली जिसमें बहुत सारे डॉक्टरों के प्रिस्क्रिप्शन थे। वो वहीं बैठकर उन्हें पढ़ने लगा तो उसे पता चला माँ को पिछले 6 महीने से बुखार की शिकायत थी और वह चुपचाप मोहल्ले के डॉक्टर से दवाइयाँ लेकर खुद को ठीक रख रही थी। उसका माथा ठनक गया। उसने वो फाइल रख ली। दोनों दोस्त खा पीकर अस्पताल के लिए निकले। वहां जाकर केतन माँ के कमरे में चला गया और शिवम डॉक्टर के केबिन में। शिवम ने डॉक्टर को वो फाइल दिखाई जिसमें माँ के इलाज की जानकारी थी। उसने डॉक्टर से पूछा, अब आगे क्या? डॉक्टर बोला, आज कैंसर स्पेशलिस्ट आ रहे हैं, वे पूरा चेकअप करेंगे, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। लेकिन अब इनका बहुत ध्यान रखना होगा, इनकी पीड़ा अब बढ़ने ही वाली है। मर्ज का समय पर इलाज बहुत जरूरी है। आपकी माताजी ने पिछले 6 माह से अपनी बीमारी छुपा कर रखी है और अब उसके इलाज में भी उतनी ही मुश्किल होगी। इसीलिए मैं आपको और अंधेरे में नहीं रखना चाहता। आजकल उपचार तो हैं लेकिन उसके दुष्परिणाम भी है। आपकी माँ को आपके सहारे, हिम्मत और आपके विश्वास की सबसे ज्यादा जरूरत है। बाकी ईश्वर की इच्छा। मेरा तो ये मानना है कि आप उन्हें जितना हो सके खुश रखने की कोशिश करें। उनका जो भी समय उनके पास है वो खुशगवार गुजरे, जिससे उनकी पीड़ा कम हो जाए। ये सुनकर शिवम बोला, क्या इस बीमारी को जड़ से खत्म नहीं किया जा सकता? नहीं, इसके उपचार अत्यंत कष्टकारी है। देखना होगा कि आपकी माँ का कैंसर क्यूरेबल है या नहीं। शिवम डॉक्टर से बात करके माँ के पास आ गया। माँ पहले से ठीक दिखाई दे रही थी। वो बोली, और कितने दिन तू मुझे यहाँ रखेगा? घर ले चल। देख बेटा, अब तू मेरी बात मान ले और अपनी मनपसंद लड़की से शादी कर ले। मुझे बस तेरी बहू देखनी है और ये देखना है कि वो तेरा अच्छे से ध्यान रखती है कि नहीं। मेरा जीना आसान हो जाएगा। केतन, तू ही इसे समझा, ये मेरी तो सुनता ही नहीं है। केतन यह सुनकर चौंक पड़ा। उसने शिवम की ओर देखा। उसके चेहरे के हाव भाव स्पष्ट बता रहे थे कि शिवम ने उसके साथ धोखा किया है। उसने माँ को कुछ नहीं बताया। वो शिवम से ऐसी अपेक्षा नहीं करता था। उसने बस इतना ही कहा, तू माँ की बात मान क्यों नहीं लेता? माँ की इच्छा पूरी करना तेरा कर्तव्य है। कर ले शादी और माँ की झोली खुशियों से भर दे।
इतना कहकर वो कमरे से बाहर चला गया। शिवम हतप्रभ था। माँ, मैं अभी आया, ये कहकर वो बाहर आया। उसने देखा केतन सिर पकड़े रिसेप्शन पर पड़ी कुर्सियों पर बैठा है। पास जाकर उसने आवाज लगाई, केतन, नाराज है क्या? मुझे तुझसे ऐसी आशा नहीं थी। तूने माँ को हमारे बारे में नहीं बताया। मैं इसी आशा में था कि तूने माँ से बात कर ली है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तू मेरे साथ धोखा करेगा। अब आगे क्या? कर ले अपनी मनपसंद लड़की से शादी। ऐसा कहते हुए वो अस्पताल से चला गया। शिवम वहीं बैठकर अतीत की यादों में डूब गया। स्कूल के दिनों से ही, जब से उसने होश संभाला था, उसे लड़कियों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसे लड़के ही अच्छे लगते थे। जब इंजीनियरिंग के दौरान केतन से उसकी मित्रता हुई, तो वो मित्रता सिर्फ मित्रता ना रही। केतन भी उसके जैसा ही था। उसे भी लड़कियों से बात करना अच्छा नहीं लगता था। दोनों साथ रहते, धीरे धीरे अजीब सा आकर्षण उन दोनों में उत्पन्न हो गया और बाद में ये प्यार में बदल गया। दोनों ने जीवन भर साथ रहने की कस्में खाई। ये तय हुआ कि केतन के बारे में शिवम अपनी माँ से बात करेगा और उन्हें इस रिश्ते के लिए मनाएगा। केतन ने अपने माता-पिता को पहले ही बता दिया था। उसके माता-पिता आधुनिक विचारों के थे, फिर भी उन्होंने अपने पुत्र से सारे संबंध तोड़ लिए थे। लेकिन शिवम अपनी माँ को कोई दुख नहीं पहुंचाना चाहता था, इसीलिए वो इस बात को अपने मन में दबा कर बैठा था। जब भी माँ शादी की बात करती तो उसे गुस्सा आ जाता, लेकिन अब उसे दोनों को संभालना था। केतन से वो भी बहुत प्यार करता था और उसे दूर नहीं रह सकता था, लेकिन माँ की मर्जी के बिना प्यार पाना उसके लिए असंभव था। अब माँ ऐसे मर्ज की शिकार हो गई थी कि उसे और तकलीफ देना उसके लिए असहनीय था। उलझन में पड़ा वो वहीं बैठा रहा। तभी रिसेप्शन पर उसके नाम की अनाउंसमेंट हुई। वो माँ के कमरे की ओर भागा। वहाँ कैंसर स्पेशलिस्ट आ चुके थे। वो माँ के केस की स्टडी कर रहे थे। फिर उन्होंने शिवम को अपने साथ आने को कहा। केबिन में पहुंचकर वे बोले, इनकी कीमोथेरेपी हो सकती है, लेकिन चांस 50-50 है, क्योंकि इनका कैंसर बढ़ चुका है। फिर भी मैं यही सलाह दूंगा कि आप इन्हें कैंसर हॉस्पिटल में ले जाएं और वहां इनका समुचित उपचार करवाएं। बिना उपचार के इनके पास ज्यादा समय नहीं है। शिवम ने माँ को कैंसर अस्पताल ले जाने का निश्चय किया और डॉक्टर से उनकी छुट्टी के बारे में पूछा। डॉक्टर ने कहा, यहाँ से कल इन्हें कैंसर अस्पताल रेफर कर देंगे। डॉक्टर से मिलकर शिवम माँ के पास आ गया। रेखा बोली, शिवम, मुझे सच सच बता, क्या कोई बड़ी बात है? तू मुझे परेशान दिख रहा है। माँ, कल तुझे कैंसर अस्पताल रेफर कर रहे हैं। तुझे ब्लड कैंसर हुआ है, अब तेरा इलाज वहीं चलेगा। नहीं नहीं, ये तो क्या बोल रहा है? अभी तो मुझे तेरी शादी देखनी है, तेरे बच्चों को खिलाना है। हे भगवान, मुझे किस बात की सजा दे रहा है? कहकर रेखा रोने लगी। शिवम माँ के सिर को सहलाने लगा। हिम्मत रख, हिम्मत से ही हम यह लड़ाई जीतेंगे। अगर तू ऐसे रोएगी तो बीमारी जीत जाएगी। चुप हो जा। तूने तो सारी जिंदगी हिम्मत दिखाई है, अब कमजोर मत पड़। रेखा शांत हो गई। हाँ बेटा, मुझे तेरे लिए लड़ना ही होगा। ईश्वर को जो मंजूर उसकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। अच्छा ये बता, ये केतन कहाँ है? सुबह से दिखाई नहीं दिया। पता नहीं माँ, मैं कॉल कर रहा हूँ, वो उठा नहीं रहा, कहीं व्यस्त होगा। तभी केतन मुस्कुराता हुआ अंदर आया। लो माँ, शैतान का नाम लिया, शैतान हाजिर। मैं घर की साफ सफाई कर रहा था, तेरे लिए घर को चकाचक कर रहा था। घर? मैं घर कहाँ जा रही हूँ? मुझे तो कैंसर अस्पताल भेजा जा रहा है। पता नहीं अब घर नसीब होगा भी या नहीं। माँ, निराशा भरी बातें मत कर। शिवम से सदा तेरे साहस के किस्से मुझे सुनाए हैं, इसीलिए अब तू अपना साहस दिखा और इस जंग को जीत कर वापस आ। हम सब तेरे साथ हैं। हाँ, तुम बच्चों का ही सहारा है। अच्छा केतन, तू शिवम के साथ ही रहेगा ना? इसे अकेला मत छोड़ना जब तक मैं ठीक नहीं हो जाती। अच्छा माँ, आप ठीक हो जाएंगी तो घर से निकाल देंगी, तब मैं आपका कुछ नहीं लगूंगा। क्या? नहीं नहीं, ऐसा क्यों कह रहा है? वो घर जितना शिवम का है उतना ही तेरा भी तो है। तू जब तक चाहे वहां रहे। मुझे तो दो दो बेटे मिल गए हैं। अच्छा केतन, मैं सोच रही थी कि मैं शिवम की शादी करा दूं। मैंने एक लड़की देख रखी है, कब से कह रही हूँ उसे
एक बार उस लड़की से मिल ले, बहुत अच्छी है। हाँ माँ, हम शिवम की शादी जरूर कराएंगे। बस आप पहले इतनी ठीक हो जाओ कि अपनी बेटी की शादी में शामिल हो सको, तभी तो शादी का मजा आएगा। ठीक है, तू कहता है तो मान लेती हूँ, लेकिन ये नालायक कभी मेरी बात नहीं सुनता। शिवम चुप बैठा था, वो केतन का चेहरा देख रहा था। उसका चेहरा भाव विहीन था। तभी नर्स आकर बोली, आप काउंटर पर जाकर नोटिस की रिसिप्ट ले ले और वहीं से आपको डिस्चार्ज टिकट मिल जाएगा। आप इन्हें यहाँ से सीधे कैंसर हॉस्पिटल ले जाए, वहाँ पर काउंटर पर ये डिस्चार्ज पेपर दे देना। इनका एडमिशन वहाँ हो जाएगा और ट्रीटमेंट चालू हो जाएगा। सारी प्रक्रियाएं पूरी करके वे रेखा को कैंसर हॉस्पिटल ले गए। माँ का एडमिशन हो चुका था। डॉक्टर ने कहा कि यहाँ पर इन्फेक्शन के कारण अटेंडर को पेशेंट के साथ नहीं रखा जाता। आप रिसेप्शन पर रह सकते हैं। शिवम ने माँ का माथा चूमा और कहा, माँ मैं यही हूँ, आप घबराना मत, जल्दी ठीक होकर आना। रेखा को अंदर ले गए। शिवम और केतन चुप बैठे हुए थे। तब नर्स ने आकर कहा, आज सारे टेस्ट होंगे और कल कीमो होगी, इसीलिए आप चाहे तो थोड़ी देर घर जा सकते हैं। यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं। अगर कोई दिक्कत होगी तो हम आपको कांटेक्ट करेंगे। शिवम एक बार माँ को देखना चाहता था। उसने नर्स से आकर कहा, क्या मैं एक बार मिल सकता हूँ? नर्स बोली, हाँ मिल तो सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको सैनिटाइज होना पड़ेगा और चेंजिंग रूम में जाकर जो ड्रेस रखी है वो पहननी होगी। शिवम चला गया। माँ के कमरे में जाकर उसने माँ से पूछा, तू घबरा तो नहीं रही है? मैं तेरा इंतजार कर रहा हूँ, तुझे ठीक होना ही है। माँ, तेरे सिवा मेरा इस दुनिया में है ही कौन? रेखा बोली, तू मत घबरा, घर जा, मैं यहाँ ठीक हूँ। कोई परेशानी होगी तो नर्स से फोन करवा दूंगी। ठीक है माँ, मैं जाता हूँ, कहकर दोनों दोस्त घर की ओर चल दिए। दोनों ने पूरे रास्ते कोई बात नहीं हुई। घर आकर केतन बोला, सुन यार, तुझे माँ की बात मान लेनी चाहिए और तुझे शादी कर लेनी चाहिए। उनकी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं और अब उनसे हम अपनी बात कर भी नहीं सकते। ये क्या कह रहा है तू? मैं कैसे शादी कर सकता हूँ? करनी ही पड़ेगी, माँ की इच्छा जो है। तो मैं माँ को बता देता हूँ कि मैं क्या चाहता हूँ। अब नहीं बताएगा? नहीं, अब नहीं। वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। अब तो उनकी इच्छा पूरी करना तेरा धर्म है। और तेरा क्या? मैं यहीं रहूंगा तेरे पास। मैं स्वार्थी नहीं हूँ। मेरे माता पिता ने मुझसे संबंध तोड़ लिए क्योंकि उनको पता है कि मैं कैसा हूँ, लेकिन माँ को पता नहीं है और उन्हें बताने का समय निकल गया है। इसीलिए अब उचित यही होगा कि तू माँ की बात मान। शिवम चुप हो गया। उदासी के बादल उसके चेहरे पर गहरा रहे थे। वो दो राहे पर खड़ा था, जहां से उसे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। कुछ दिन और बीते। केतन का स्वभाव बदल चुका था। अब वो धीर गंभीर हो गया था। शिवम हर समय उदास रहता। उधर रेखा का उपचार धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। 1 महीना बीत गया। शिवम को हॉस्पिटल से कॉल आया तो केतन भी साथ हो लिया। वहां जाकर पता चला कि माँ को छुट्टी दे रहे हैं। अब उनको वहां एडमिट रहने की आवश्यकता नहीं थी, बस कीमो कराने जाना था। डॉक्टर से परामर्श कर वे माँ को घर ले आए। रेखा पहले से कमजोर हो चुकी थी, उसके बाल भी गिर रहे थे। उसे सहारे की जरूरत थी। घर में किसी स्त्री का होना जरूरी प्रतीत होने लगा। घर में जो काम वाली बाई आती थी उससे बात की गई कि वो 24 घंटे के लिए यहीं रहे और माँ की देखभाल करे। वो मान गई। उसे गेस्ट रूम रहने के लिए दे दिया गया। कुछ 8-10 दिन बाद रेखा किसी से फोन पर बात कर रही थी। आप आज शाम को ही आ जाइए, मैं इंतजार करूंगी, और बेटी को भी लेकर आइए। शिवम ने सुन लिया। माँ, आप किसको बुला रही हो? गुप्ता जी को, उनकी भतीजी शिखा को। मैंने तेरे लिए पसंद किया था। मेरे पास शायद अब समय नहीं है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम आज शिखा से मिलो और अगर पसंद आ जाए तो शादी कर लो। मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगी। शिवम चुप रह गया। उसका दिल घबरा रहा था। केतन सुनेगा तो क्या सोचेगा? घर की साफ सफाई के लिए कहकर रेखा ने बाई को शाम के लिए अच्छा खाना बनाने का निर्देश दे दिए। केतन ऑफिस से आ गया था। घर में तैयारियां देखकर वो समझ गया था। चुपचाप अपने कमरे में चला गया और कपड़े बदलकर माँ के पास आ गया। अब आप कैसी है? कैसा लग रहा है आपको?
कोई आने वाला है क्या? हाँ, मैंने गुप्ता जी को बुलाया है। उनकी भतीजी शिखा बहुत बढ़िया, मिलनसार और सुशील लड़की है। वो प्राथमिक विद्यालय में शिक्षिका है। विडंबना ये है कि उसका बचपन भी शिवम की तरह कष्टों में बीता। उसने सबकी दुत्कार सहकर भी अपने बल पर अपनी राह बनाई है। गुप्ता जी अकेले हैं, उनकी पत्नी का देहांत हो चुका है। बेटे बहू शिखा के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते। गुप्ता जी चाहते हैं कि उनके जीते जी शिखा को अच्छा घर-वर मिल जाए तो वो भी चैन से मर सकेंगे। मैंने शिखा को पसंद किया है क्योंकि वो शिवम के उपयुक्त है। आज तुम भी उससे मिल लेना, फिर मुझे बताना कि इसमें गलत क्या है, और शिवम को भी समझाना। जब भी शादी की बात करती हूँ उसके चेहरे पर 12 बज जाते हैं। अब मेरा क्या भरोसा, ठीक है ना? आप चिंता ना करें, जैसा आप चाहती है वैसा ही होगा। 7 बज चुके थे। दरवाजे पर दस्तक हुई। केतन रेखा को लेकर बैठक में आ गया। सामने गुप्ता जी, जो काफी वृद्ध थे, एक दुबली पतली सांवली सी अच्छे नए नक्श वाली लड़की के साथ खड़े थे। केतन ने उन्हें बैठने के लिए कहा। वो लोग बैठ गए। मैं शिवम को बुलाकर लाता हूँ, कहकर केतन चला गया। शिवम बिस्तर में सिर औंधाए पड़ा था। केतन ने उसे हिलाया। उठ, नीचे वो लोग आ गए हैं। चल जल्दी से तैयार हो, वो लोग इंतजार कर रहे हैं। मुझे शादी नहीं करनी, माँ के लिए मैं तुझे नहीं छोड़ सकता, कहकर शिवम का गला भराया। तू मुझे कहाँ छोड़ रहा है? ये तो समय ही ऐसा है कि हम कुछ नहीं कर सकते। अब या तो तू माँ को दुख दे ले या फिर उनको खुशी दे दे। मेरी तरफ से तुझे छूट है। तेरी जगह मैं होता तो शायद ऐसी स्थिति में कभी माँ को दुख ना देता, कहकर केतन ने मुख मोड़ लिया। उसकी आंखें भीग गई थी। किसी तरह शिवम को मनाकर वो नीचे ले आया। शिखा माँ के पास बैठी थी, उनका हाथ अपने हाथ में लिए उनसे उनकी बीमारी के बारे में पूछ रही थी। शिवम ने आकर गुप्ता जी को प्रणाम किया। केतन भी पास में ही बैठ गया। तभी रेखा ने कहा, शिखा, शिवम के साथ जाओ और अपने होने वाले ससुराल देख लो। नहीं नहीं, मुझे आपके पास बैठना है। मेरे पास तो तुम रहोगी, लेकिन दोनों जने मिलकर एक दूसरे को थोड़ा जान लो। शिखा उठकर शिवम के साथ ऊपर आ गई। शिवम के चेहरे की उदासी उससे छिपी ना रही। वो एक समझदार लड़की थी। उसने तुरंत पूछा, आप ये माँ की खुशी के लिए कर रहे हैं? मुझे लगता है आप किसी और से प्यार करते हैं। मैं आपके प्यार में बाधा नहीं बनना चाहती। आप चाहे तो माँ को मना कर सकती हूँ। शिवम चुप रहा। शिखा बोली, मन की बात मन में नहीं रखनी चाहिए। मन की मन में रह जाए तो खुशियाँ दूर भाग जाती है। आप मुझे खुलकर बताइए कि परेशानी क्या है। मैं भी आपको बता देती हूँ कि शादी के नाम के बंधन पर मुझे भरोसा नहीं। ऐसा क्यों? शिवम पूछ बैठा। ऐसा इसीलिए क्योंकि हम गांव में रहते थे। वहाँ बाल विवाह बहुत ही पवित्र माना जाता है। मेरे माता पिता ने भी 12 साल की उम्र में ही मेरा विवाह कर दिया था। जब मैं 20 की हुई तो मुझे ससुराल भेजने की बात आई, लेकिन मेरे पति ने तब तक लव मैरिज कर ली थी। उसने मुझे पहचानने से भी इनकार कर दिया। यह सदमा मेरे माता पिता बर्दाश्त न कर सके और दोनों का देहांत हो गया। तब से मैं चाचा जी के यहाँ हूँ। यहाँ पर सब मुझे बोझ समझते हैं, लेकिन मैं अपना खर्चा खुद उठाती हूँ। बस चाचा जी के कारण उस घर में रह रही हूँ, नहीं तो कहीं भी किराए से घर लेकर रह सकती हूँ। आपकी माँ ने सदैव मेरा साथ दिया, वो बहुत अच्छी है। अगर उनके लिए मुझे कोई कुर्बानी देनी पड़े तो मैं अवश्य दूंगी। मैंने अपनी बात बता दी, अब आप अपने मन की बताइए। माँ आपको पहले से जानती है? माँ ने बताया नहीं। आप उनसे कैसे मिली? अस्पताल में, चाचा जी की बीमारी के समय। तब से वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। उन्होंने हमेशा मुझे माँ का स्नेह दिया है। ये सब छोड़ो, अपने बारे में बताओ। मैं कैसे कहूँ, मैं सच में किसी और से दिल जान से प्यार करता हूँ, लेकिन माँ से नहीं कह सकता। क्यों नहीं कह सकते? मेरी जगह यदि कोई और इस घर की बहू बनकर आएगी तो माँ मना क्यों करेगी? सारी समस्या तो यही है, क्योंकि मुझे किसी लड़की से प्यार नहीं है। मैं एक लड़के को चाहता हूँ और सारा जीवन उसी के साथ बिताना चाहता हूँ, लेकिन अब माँ से ये नहीं बता सकता। उसके पास पता नहीं कितना समय है। उसे दुख देकर मैं सुखी कैसे रह सकता हूँ? शिखा चुपचाप उसका मुंह देख रही थी। धीरे से बोली, क्या नीचे जो बैठे हैं वही आपको पसंद है?
शिवम ने हाँ में सिर हिलाया। तो ठीक है, मैं खुद मना कर देती हूँ कि मुझे ये शादी नहीं करनी। क्या माँ मान जाएगी? और उनसे बात करेगा कौन? मानेगी ये तो पता नहीं, क्योंकि उन्होंने मुझसे वादा ले रखा है कि वो मुझे अपने घर की बहू बनाएगी। उन्हें समझाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन कोशिश करके देखते हैं। तभी केतन खाने के लिए बुलाने आ गया। वातावरण गंभीर देखकर उसने पूछ लिया, क्या हुआ? कुछ नहीं, ये शिखा है, ये माँ को मना करने जा रही है। लेकिन क्यों? तुम्हारी अभी भी समझ में नहीं आ रहा माँ की स्थिति कैसी हो रही है। तो फिर क्या करे? शिखा से शादी कर क्या मैं उसे वैवाहिक जीवन का सुख दे पाऊंगा? मैं भी उसके जीवन को दुख से भर दूंगा। मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण इसका जीवन बर्बाद हो। अपना तो हो ही रहा है। मैं किसी को धोखे में नहीं रखना चाहता, ना तुझे, ना ही शिखा को, और माँ को भी नहीं। बिल्कुल सही कह रहा है। चल माँ को मिलकर बताते हैं कि हम दोनों प्यार करते हैं। ये लड़की आपकी बहू नहीं बन सकती, तो माँ के पास जितना समय है वो भी नहीं बचेगा। उसके जीने की इच्छा समाप्त हो जाएगी। अगर तू ऐसा चाहता है तो चल यही करते हैं। शिखा दोनों की बहस सुन रही थी। उसने कहा, अगर मैं कुछ कहूँ तो मानोगे? देखो, इस शादी जैसे रिश्ते में मेरा तो विश्वास नहीं है, और मैं शादी करना भी नहीं चाहती। बस अपने चाचा जी को दुख नहीं देना चाहती। और दूसरे, रेखा माँ ने मेरा बहुत साथ दिया है। अगर किसी बहाने से उनकी सेवा का अवसर मुझे मिलता है तो मैं जरूर करूंगी। तो अब ये सोचो कि माँ को कुछ पता भी ना चले और काम भी बन जाए। सभी सोच में पड़ गए। तभी बाई जी खाने के लिए बुलाने लगी। तीनों नीचे आ गए। माँ के चेहरे पर अलग ही खुशी दिखाई दे रही थी। शिवम गौर से माँ का चेहरा देख रहा था। बड़े दिनों बाद माँ इतनी खुश थी। क्या मैं उसकी खुशी छीन लूं या उसे खुशियां दे दूं? यही सोचते हुए वो खाना खाने लगा। रात के 10 बज चुके थे। गुप्ता जी शिखा के साथ वापस जाने लगे। बताना आपका क्या विचार है? तो बात आगे बढ़ाए। विचार? मेरा विचार तो पक्का है। क्यों शिवम, तुझे कुछ कहना है? अगर कुछ कहना है तो कह दो, नहीं तो मैं तुम्हारी भी हाँ मान लूंगी। और शिखा, तुम बताओ, क्या बहू बनोगी मेरे घर की? रेखा चहक रही थी। शिवम मन मसोस कर बैठा था। शिखा मुस्कुरा दी। वे लोग अपने घर को चले गए। रेखा आज बड़े सुकून में थी। उसकी मनचाही मुराद पूरी होती दिख रही थी। शिवम एकटक माँ का चेहरा देख रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे उनके सिर से बहुत बड़ा बोझ उतर गया। अगले दिन दोनों अपने अपने ऑफिस चले गए। किसी के पास इस समस्या का समाधान नहीं था। शिवम का मन ऑफिस के काम में नहीं लग रहा था। वो सोच रहा था कि शादी के बाद अगर शिखा के मन में उसके प्रति प्रेम जागृत हो गया तो वो क्या करेगा? क्या ये शिखा के प्रति अन्याय नहीं होगा? क्यों वो उस लड़की का जीवन बर्बाद करे? क्या हम मिलकर इस समस्या का कोई समाधान निकाल सकते हैं? यही सोचते हुए उसने केतन और शिखा को शाम को 6 बजे के पास ही के एक रेस्टोरेंट में मिलने के लिए बुला लिया। तीनों इकट्ठे हुए और बैठकर समस्या का समाधान ढूंढने लगे। शिवम, तुम क्या करना चाहते हो? देखो, मैंने अपनी तरफ से तुम्हें पूरी छूट दे रखी है। तुम शिखा से शादी करो और माँ की इच्छा पूरी करो। मेरा क्या है? मैं यहीं तुम्हारे साथ रह लूंगा या फिर अपना ठिकाना ढूंढ लूंगा। भुजे मन से केतन ने कहा। नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगे। जब तक नोएडा में हो हमारे साथ ही रहोगे। मुझे तुम्हारे साथ की बहुत जरूरत है। शिखा, तुम क्या कहती हो? मैं तुम्हें किसी धोखे में नहीं रखना चाहता। अगर ये शादी हो भी गई तो मैं तुम्हारे साथ न्याय नहीं कर पाऊंगा। तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारे अधिकार मैं पूरे नहीं कर पाऊंगा। क्या तुम ऐसी स्थिति में मेरे साथ जीवन बिता पाओगी? शिखा बहुत ही समझदार थी। उसने कहा, देखो, मुझे नहीं पता क्या सही है क्या गलत, लेकिन इतना जानती हूँ कि हम ऐसी जगह खड़े हैं जहाँ पर अगर अपना स्वार्थ देखते हैं तो कभी सुख से नहीं रह पाएंगे। मेरा तो फिर भी कुछ नहीं बिगड़ेगा। चाचा जी मेरे लिए कोई रिश्ता ढूंढ ही लेंगे, क्योंकि उन्हें हर हाल में मेरा विवाह करना है। लेकिन रेखा माँ का क्या? उनकी तो उम्मीद ही खत्म हो जाएगी, और उम्मीद जीवन के लिए जरूरी है। तो अब तुम बताओ, हमें क्या करना चाहिए? तभी केतन बोला, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। क्यों ना तुम लोग कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर लो। शिखा के साथ तुम मंदिर में शादी कर लो। शिखा सबके लिए तुम्हारी पत्नी होगी।
लेकिन हम तीनों जैसे यहाँ बैठे हैं वैसे ही रहेंगे जब तक माँ है। शिखा उस घर में तुम्हारी पत्नी के रूप में रहेगी। उसके बाद ये अपनी राह चुन सकती है अगर इसे मंजूर हो तो। पागल हो गए हो तुम? मैं इसका फायदा उठाऊं इतना भी गया गुजरा नहीं हूँ। क्या कहेंगे लोग कि पत्नी को छोड़ दिया? समाज की नज़र में हम पति पत्नी ही तो होंगे। मैं ऐसा अन्याय इसके साथ नहीं कर सकता। मैं जानता हूँ कि चाहकर भी मेरे मन में जो फीलिंग्स तेरे लिए है वो कभी शिखा के लिए नहीं आएगी। मैं ऐसा नहीं कर सकता। माँ को सच बता देता हूँ, जो होगा देखा जाएगा। वैसे केतन भाई जो कह रहे हैं वो रास्ता भी गलत नहीं है। उससे माँ की इच्छा पूरी की जा सकती है। मुझे तुम्हारी पत्नी बनने का कोई शौक नहीं। हाँ, माँ की बहू बनकर उस घर में अवश्य रह सकती हूँ। अगर माँ के जीवन का बाकी बचा समय खुशियों से भरा बीते तो मैं ये त्याग करने को भी तैयार हूँ। मुझे अपने साथ किए गए रेखा माँ के सभी उपकार याद है। उनसे मिलने के बाद मुझे कभी माँ की कमी महसूस नहीं हुई। याद है मुझे वो दिन जब भैया भाभी ने मुझे बोझ कहकर दुत्कारा था और मैं अपने प्राण देने को उतावली हो रही थी, पागल से सड़क पर दौड़े जा रही थी। तब रेखा माँ ने मेरा हाथ पकड़ा था। जानती हो तो पहले से ही थी, पर उस दिन मैंने उन्हें जाना। उस दिन यदि वे न होती तो मुझे मेरी मंजिल नहीं मिलती। आज ये निडर आत्मनिर्भर जो लड़की तुम्हारे सामने है उनकी ही बदौलत है। अच्छा, लेकिन माँ ने कभी बताया नहीं। लेकिन फिर भी तो फिर तय रहा कि तुम आज ही माँ को जाकर बताओगे कि तुम शिखा से शादी कर रहे हो। और शिखा, तुम एक बार फिर सोच लो। देखो ये रास्ता दुख से भरा है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें बाद में पछतावा हो। ये सुनकर शिखा बोली, मैंने जीवन में बहुत कुछ देखा है और मैं इतनी कमजोर नहीं कि विवाह के बाद अपनी मनसा बदल दूं। मुझे अपना जीवन जीना है और वो मैं अपने हिसाब से जीऊंगी। भले ही समाज मुझे तुम्हें पत्नी के रूप में देखे, लेकिन शिखा शिखा ही रहेगी। सोच विचार करते हुए काफी देर हो गई थी। तभी शिवम का फोन बजा। कहाँ हो बेटा? बहुत देर हो गई। आता हूँ माँ। चलो घर चलते हैं। वे घर के लिए निकल पड़े। ठीक है शिखा, मैं तुम्हें सोचकर बताता हूँ। अब सोचने के लिए रखा ही क्या है? कहते हुए शिखा खिलखिलाकर हंस पड़ी। केतन और शिवम शिखा की जिंदा दिली देखकर दंग रह गए। कितनी अच्छी है ये लड़की, केतन बोला। अच्छी है तभी तो डर लग रहा है। कल को ये अपने हक जताने लगी तो फिर क्या होगा? मैं तेरे बिना कुछ भी नहीं हूँ और इसके साथ जीवन बिताने की कल्पना भी मेरे लिए असहनीय है। अरे फिर वही बात, तुझे जीवन बिताने को कौन कह रहा है? हम तो बस माँ की खुशियाँ देख रहे हैं। अगर ऐसा कुछ हुआ भी तो कॉन्ट्रैक्ट तैयार करेंगे ना, उसके हिसाब से ही चलेंगे। घर आ गया था। माँ बैठक में ही थी। आ गए तुम दोनों। कैसा रहा आज का दिन? अच्छा रहा माँ। आप बताओ आपने क्या किया? कुछ नहीं, बस सोच रही थी कि क्या क्या तैयारियां करनी है, वही सारा हिसाब किताब लगाया। तैयारियां? तैयारियां क्यों? अरे शादी ऐसे ही थोड़ी ना हो जाएगी। धूमधाम से तेरी शादी करूंगी। माँ अपनी हालत देख, 2 दिन बाद तेरा कीमो होना है। 4 दिन तू बिस्तर से नहीं उठ पाएगी और तुझे तैयारियों की पड़ी है। तू शादी की चिंता मत कर, शादी हो जाएगी। ऐसे कैसे हो जाएगी? अरे अपनी बहू को धूमधाम से घर लाऊंगी, सारे अरमान पूरे करूंगी। माँ डॉक्टर ने आपको इन्फेक्शन से बचने के लिए कहा है। ज्यादा भीड़ भाड़ थकान आपके लिए नुकसानदायी है। इसीलिए आप शादी की चिंता ना करें। हम मंदिर में शादी कर लेंगे। मंदिर में? मंदिर में कौन शादी करता है? आज के जमाने में बैंड बाजा न बजा तो कैसी शादी? केतन जो इतनी देर से चुप था बोल पड़ा, माँ हम मंदिर में शादी करवा कर एक छोटा सा फंक्शन कर देंगे। आप इतना ज्यादा एक्साइटेड मत हो। आप अपनी सेहत का ध्यान रखो, क्योंकि अगर आपकी तबीयत बीच में बिगड़ गई तो ये शादी नहीं हो पाएगी। सुनकर रेखा सोच में पड़ गई। कह तो सच ही रहा है। अगर उसकी तबीयत बिगड़ गई तो ये शिवम फिर शादी से मुकर जाएगा। ठीक है केतन, इसकी जिम्मेदारी मैं तुम्हें देती हूँ। तुम मेरे अच्छे बेटे हो। तुम्हारे आने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि अब मुझे शिवम की चिंता करने की जरूरत नहीं है। चल मुझे कमरे में छोड़ दे, सोती हूँ। ठीक है माँ, चलिए। सुबह सब कुछ ठीक ठाक था। शिवम माँ को बताना चाहता था कि वो शिखा से शादी कर रहा है। वो माँ के कमरे में गया। माँ सोई हुई थी। उसने माथे पर हाथ रखकर देखा। माँ को हल्का बुखार था। वो करा रही थी। क्या हुआ माँ? कुछ नहीं, बदन टूट रहा है।
ठीक है, अभी अस्पताल चलते हैं। मुझे नहीं जाना अस्पताल, मुझे बस तेरी शादी देखनी है और कुछ नहीं। जिद मत कर, ज्यादा तबीयत खराब हो जाएगी तो तुझे ही परेशानी होगी। जैसे तैसे माँ को मनाकर शिवम उसे अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने सारे चेकअप किए, उनके चेहरे पर परेशानी दिख रही थी। देखिए मिस्टर शिवम, हम कीमो तो कर देंगे, लेकिन हम पूरी तरह से श्योर नहीं है कि कैंसर क्योर होगा। हम आपको अंधेरे में नहीं रखना चाहते। एक तो इनका कैंसर रेयर है, दूसरी इनकी उम्र। आप ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि हम जो उपचार कर रहे हैं वो अपना असर दिखाए। शिवम के चेहरे पर उदासी और निराशा के बादल मंडराने लगे। माँ को कीमो के लिए ले जाया गया। शाम होते होते माँ की घबराहट बेचैनी बढ़ गई। उन्हें उल्टियाँ होने लगी। उनकी हालत देख डॉक्टर ने छुट्टी देने से मना कर दिया। शिवम घर आ गया। उसे अकेला आया देख केतन चिंतित हो उठा। उसने शिवम के कंधे पर हाथ रखा। शिवम उसके गले लगकर फूट फूट कर रोने लगा। मेरे साथ ही ये अन्याय क्यों? माँ की तकलीफ देखी नहीं जाती। केतन उसकी पीठ सहला रहा था। कहने के लिए कुछ बाकी नहीं था। आज केतन भी उदास था। उसकी माँ का फोन आया था। बेटा, सारे गिले शिकवे त्याग दे और घर आ जा। तेरे पापा को हार्ट अटैक आया था, अब तो वो भी तुझे याद करते हैं। शिवम शांत हो चुका था। उसने केतन से पूछा, तूने क्या किया दिन भर? कुछ नहीं, ऑफिस से आकर घर पर ही था। तू आज मुझे उदास दिखाई दे रहा है। आज माँ का फोन आया था, पापा की तबीयत ठीक नहीं है, घर बुला रही है। तो चला जाना, आंटी को तेरी जरूरत होगी। सोच रहा हूँ 2-3 दिन के लिए चला जाऊंगा, मिल भी आऊंगा और मन भी शांत हो जाएगा। आखिर है तो मेरे माँ बाप ही। उनकी नाराजगी अपनी जगह ठीक है। ये मैं यहाँ रहकर सीख गया हूँ। उम्मीदें टूटती है तो क्रोध और निराशा अपनी जगह बनाते हैं। ठीक है, कल माँ घर आ जाएगी। तू कल ही टिकट बुक करा ले और कल ही निकल जाना। टिकट करा ली, कल 3 बजे की फ्लाइट है। 2 दिन वहां रुककर मैं आ जाऊंगा। अगले दिन केतन चला गया। माँ को अभी छुट्टी नहीं मिली थी। शिवम बहुत घबरा रहा था। केतन की कमी खल रही थी। क्या करे कि सब कुछ ठीक हो जाए। सामने गणपति देवता विराजमान थे। वो उनके सामने नतमस्तक हो गया। आंखों से अविरल आंसू बह रहे थे। हे प्रभु, अब आप ही सारे विघ्न हरो। माँ को ये कष्ट क्यों? जाने कितनी देर तक वो ऐसे ही खड़ा रहा। तभी कंधे को किसी ने स्पर्श किया। उसने पलट कर देखा तो शिखा थी। मैं घर गई थी तो पता चला कि आप यहाँ अस्पताल में हैं। अब कैसी है रेखा माँ? शिवम कुछ नहीं बोल पाया। उसके चेहरे के हाव भाव सारी स्थिति बयां कर रहे थे। शिखा ने उसका हाथ अपने हाथ में लिया। हिम्मत रखिए, सब ठीक होगा। शिखा के साथ होने से शिवम की घबराहट कम हो गई। केतन भाई कहाँ है? वो नहीं दिख रहे। वो बेंगलोर गया है। उसके पापा की तबीयत ठीक नहीं है। सारी मुसीबतें एक साथ ही आती है। कल चाचा जी को भी फीवर आ गया। उन्हें दवा दिलवाकर मैंने सोचा कि माँ को भी मिल लूं, तो यहाँ पर ये स्थिति है। तभी फोन घनघना उठा। शिवम ने देखा केतन का कॉल है। कैसा है तू? माँ घर आ गई। देख यार, मुझे हफ्ता भर लग सकता है। पापा पहले से ठीक है, पर इतने दिनों बाद मुझे देखकर वे रुकने के लिए फोर्स कर रहे हैं। ठीक है, तू रुक जा, पर तू घबराना नहीं। मैंने शिखा को फोन कर दिया था। वो तेरी खोज खबर लेती रहेगी। वो यही है। तब ठीक है। अच्छा, ओके, टेक केयर, सी यू सून। फोन बंद हो गया। शिवम सोच में पड़ गया। इस बार माँ को 1 हफ्ते हॉस्पिटल में रहना पड़ा था। शिखा समय निकालकर रोज मिलने आती रही। 1 हफ्ते बाद वो माँ को लेकर घर आ गया। केतन भी बेंगलोर से आने वाला था। उसके घर पर सब ठीक हो गया था। वो फोन पर बताता रहता था। माँ ने घर आने के बाद पंडित जी को बुलाया। कहा, कोई शुभ मुहूर्त बताओ और इनकी शादी करा दो। मेरे पास अब समय नहीं है ज्यादा। ऐसे क्यों बोलती हो माँ? आप ठीक हो जाओगी। झूठा दिलासा देना बंद कर और खुद भी सच्चाई को अपना ले। मुझे तेरी शादी देखनी है और कुछ नहीं। पंडित जी, जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी मुहूर्त निकलाओ। मुझे कोई आडंबर तो करना है नहीं और ये करने भी नहीं देंगे। बस मैं चाहती हूँ इसकी शादी हो जाए। ठीक है, तो इस हफ्ते में शुक्रवार का दिन सबसे शुभ रहेगा। शादी कहाँ होगी? मंदिर में। आप सारी तैयारियां करिए, हम आ जाएंगे। सारी तैयारियां हो गई। केतन भी आ गया था। शुक्रवार को 10-15 लोग मंदिर पहुंच गए।
उनके सामने शिखा और शिवम के फेरे पड़ गए। रेखा ये देखकर बड़ी खुश थी। शिखा बहू बनकर आई। रेखा ने आरती उतारी और उसे गले से लगा लिया। अब ये तुम्हारा घर है, इसे संभालो बेटा। मेरे शुभम को कभी अकेला मत छोड़ना। शिवम और केतन चुप खड़े थे। शिखा ने घर की सारी जिम्मेदारियां संभाल ली थी। वो रेखा का बहुत ध्यान रखने लगी। स्कूल से आकर पूरा टाइम रेखा के साथ रहती। रेखा उसे धक्के मारकर सोने के लिए भेजती, इस बात से अनजान कि उसके बेटे ने शिखा को अपनाया ही नहीं है। शिखा ऊपर जाकर चुपचाप कमरे के एक कोने में सो जाती। जब से शिखा आई थी तब से केतन नीचे ड्राइंग रूम में सोने लगा था। ऐसे ही समय बीतने लगा। रेखा की तबीयत में भी थोड़ा सुधार दिखने लगा था। शिखा की देखभाल ने जैसे उनके शरीर में नई जान फूंक दी थी। डॉक्टर भी आश्चर्यचकित थे। शिवम भी खुश था कि चलो माँ की तबीयत ठीक हो रही है। माँ के कारण शिवम और शिखा आपस में घुलने मिलने लगे थे। शिवम को भी शिखा से बात करना बहुत अच्छा लगने लगा। केतन ये सब देख रहा था। उसे लगने लगा था कि अब उसका यहाँ से जाने का समय आ गया है। शायद शिवम अब शिखा की ओर आकर्षित हो रहा है। गलत भी क्या है, मुझे इनके बीच से हट जाना चाहिए। उसकी चुप्पी रेखा को खल रही थी। उसने उसकी चुप्पी भांप ली थी। उसने केतन को एक दिन अपने पास बुलाया और पूछा, क्या हुआ बेटा? आजकल तुम हंसते बोलते ही नहीं हो। क्या कोई परेशानी है? मुझे बताओ। तुम तो मुझे माँ मानते हो। क्या अपनी मन की बात अपनी माँ को नहीं बताओगे? अरे माँ, ऐसा कुछ नहीं है। बस मैं सोच रहा था कि शिवम तो अब ठीक है, शिखा उसके साथ है, आप भी पहले से काफी बेहतर है, तो मैं क्यों ना यहाँ से शिफ्ट कर जाऊँ। कहाँ शिफ्ट कर जाऊँ? क्या ये तुम्हारा घर नहीं है? इस शहर में तो तुम्हें मेरे पास ही रहना होगा। जब तक मैं हूँ तुम कहीं नहीं जाने वाले, समझे? अपनी माँ से अलग होने की बात तुमने सोची भी कैसे? वो माँ, मैं तो बस ऐसे ही। सच तो ये था कि उसे बड़ी ही पीड़ा होती थी जब शिखा और शिवम आपस में पति पत्नी की तरह बिहेव करते। उसे लगने लगा था कि शिवम को अब उसकी जरूरत नहीं है। तब तक शिखा स्कूल से आ गई थी। उसने केतन और माँ के बीच होने वाली सारी बातें सुन ली थी। फ्रेश होकर वो कमरे में आई। अरे केतन भाई, आप आज घर पर ही है, ऑफिस नहीं गए? नहीं, वर्क फ्रॉम होम था आज, इसीलिए मन नहीं हुआ जाने का। लेकिन अभी तो आप जाने की बात कर रहे थे, मैंने सब सुन लिया था। आप कहाँ जाने की बात कर रहे थे? अब तू ही समझा सिखा। ये अलग घर में रहना चाहता है, पता नहीं क्यों। यहाँ इतना बड़ा घर है, फिर अलग रहने की क्या जरूरत है? अरे माँ, आप भी ये मजाक कर रहे होंगे। क्यों केतन भाई, मैं सच बोल रही हूँ ना। आप तो कहते धक्के देकर निकालोगे तो भी मैं न जाऊंगा। आप भी ना माँ को बड़ा सताते हो। ये मजाक कर रहा है, मैं ही मिली मजाक करने के लिए। बुढ़िया को सताता है, आ तेरे कान खींचू। बीमार हूं तो क्या, अब भी ताकत है मुझ में। शिखा ने बात को संभाल लिया था। बात आई गई हो गई। रेखा आराम से लेट गई थी। केतन अपने कमरे में चला गया। अब वो गेस्ट रूम में रहने लगा था। शिखा के आने के बाद बाईजी भी सुबह शाम आने लगी थी। उन्होंने कहा कि अब बहू जी आ गई है तो वे भी अपना घर संभालेगी। शिखा माँ के सिर में तेल लगाने लगी। बाल झड़ने के बाद सिर की चमड़ी बहुत चटकती थी। शाम हुई, शिवम घर आ गया। फ्रेश होकर वो माँ के कमरे में चला गया। तब तक बाईजी चाय बनाकर ले आई। तीनों लोग चाय पीने लगे। अचानक शिखा को कुछ ध्यान आया और वो उठकर बाहर चली गई। उसने केतन के कमरे का दरवाजा खटखटाया। केतन बैठा हुआ था। अरे केतन भाई, आप कमरे में ही बंद रहेंगे, चाय नहीं पिएंगे? आइए, हम सब चाय पर आपका इंतजार कर रहे हैं। पर मेरी चाय तो ये रही। केतन ने चाय का प्याला दिखाया। ओफो, ये बाईजी भी। चलो छोड़ो, आइए ना, साथ में बैठे, कितने दिन हो गए। शिखा केतन को लेकर कमरे में आ गई। शिवम ने उसको देखा तो बोला, तू आजकल कहाँ रहता है? काम बढ़ गया है क्या ऑफिस का? मिलता ही नहीं। केतन बोला, हाँ काम बहुत बढ़ गया है, समय ही नहीं मिलता। तुझे पता है ये घर छोड़कर जाना चाहता है, कहीं अलग अपना आशियाना बनाना चाहता है। पागल है, पहले तो यहाँ रहने की जिद किए था, अब अलग रहने की सोच रहा है। क्या क्या कह रही है माँ? ये सब तेरे से कहा इसने?
शिवम केतन का हाथ पकड़कर बाहर ले गया। ये क्या कह रहा है तू? मैंने तेरे कहने से शिखा को अपना जीवन साथी बनाया, यहाँ तक कि मैंने अपनी खुशियों को कुर्बान कर दिया, और अब तू ये घर छोड़कर जाने की बात कर रहा है। ऐसा क्यों? बोल, अपने आप को देख। जब से शिखा आई है तब से तूने मुझसे बात करना भी बंद कर दिया। हर समय शिखा के पीछे आगे पीछे डोलता रहता है। इतने दिनों में हमने कब साथ खाना खाया, कब हम साथ ऑफिस गए, कब हम एक साथ बैठे? जब तुझे यही चाहिए तो फिर मैं तेरी राह का रोड़ा क्यों बनूं? पागल है तू जो ऐसा सोच रहा है। देखता नहीं शिखा के आने से माँ की सेहत ठीक हुई है। माँ के सामने शिखा का पति बनने का दिखावा करना ही पड़ता है। मैं सोचता था कि तू मुझे समझता है, मुझे क्या पता तुझे बुरा लग रहा है। शिखा तो कमरे में एक कोने में सोती है। कमरे में हमारी कोई बात नहीं होती। जो भी बातें होती है माँ के सामने होती है। मुझ पर नहीं तो कम से कम शिखा पर तो भरोसा करता। क्या सच कह रहा है तू? मैं भ्रम में पड़ गया था। मैंने सोचा कि अब तेरा टेस्ट बदल गया है और तू शिखा को अपनी पत्नी मान रहा है, इसीलिए मैं यहाँ से जाना चाहता था। तू मान या ना मान, शिखा तो मेरी पत्नी बन चुकी है और वो तेरे और माँ के कारण बनी है। मैं उसे पति का सुख तो नहीं दे सकता, लेकिन एक अच्छा दोस्त बनकर खुश तो रख सकता हूँ। और अगर इसमें कोई बुराई है तो मैं शिखा से बात करना बंद कर दूंगा। अरे नहीं नहीं, ऐसा मत करना। माँ को संदेह हुआ तो उनकी तबीयत बिगड़ जाएगी, लेकिन होने को कुछ और ही मंजूर था। विवाह के 2 महीने पश्चात रेखा की हालत बिगड़ने लगी। उसे अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, कहा अब घर पर ही इनकी देखभाल करो, अब हमारे हाथ में कुछ भी नहीं। उधर शिखा के चाचा जी भी बहुत बीमार थे। वो उनसे मिलने गई हुई थी। उन्हें लंग इन्फेक्शन हुआ था। 2 दिन अस्पताल में भर्ती रहे। आज सुबह ही उनका देहांत हो गया था। शिवम ने केतन को वहां भेज दिया था। रेखा को ये पता चला तो उसने शिवम को भी वहां जाने को कहा। शिखा बहुत उदास थी। शिवम को देखकर खुद को रोक न सकी। उसके गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। शिवम उसकी पीठ सहलाता रहा। थोड़ी देर बाद जब शांत हुई तो उसने माँ के बारे में पूछा। शिवम ने झूठ बोल दिया कि सब ठीक है। शिवम शिखा को वहीं छोड़कर घर आ गया। शिखा ने कहा था कि वो माँ से मिलने आती रहेगी। शिवम सुन, अब तो 15 दिन हो गए। शिखा को लिवा ला, उसके बिना घर बड़ा सूना लगता है। ठीक है माँ, शाम को जाकर ले आऊंगा। तभी कोई गाड़ी दरवाजे पर आकर रुकी। शिवम ने उठकर देखा तो शिखा थी। टैक्सी से अपना सामान उतार रही थी। शिवम ने जाकर उसका सामान ले लिया। बड़ी थकी थकी लग रही हो, तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? हाँ तबीयत तो ठीक है, बहुत बुरा लग रहा है। अब मेरा पीहर नहीं बचा। भैया भाभी को ऐसा लग रहा था जैसे मैं वहीं रहने वाली हूँ। इतने दिन में उन्होंने कई बार ये जताया कि अब वो घर मेरा नहीं है और अब मैं कभी वहां नहीं जाऊंगी। तुम्हें वहां जाने की क्या जरूरत थी? ये घर तुम्हारा है और तुम्हारा ही रहेगा। तुम्हें यहाँ से जाने की क्या जरूरत है? शिखा चुपचाप अंदर आ गई। हाथ मुंह धोकर वो माँ के कमरे में चली गई। माँ ने उसे अपने पास बिठा लिया और उसके सिर पर हाथ फेरने लगी। माँ की स्थिति देख शिखा घबरा गई। उसने शिवम से पूछा, ये माँ इतनी कमजोर क्यों लग रही है? कुछ नहीं, शायद तुम्हारी चिंता कर रही थी इसीलिए तुम्हें ऐसी लग रही है। थोड़ी देर माँ के पास बैठ शिखा अपना सामान लेकर कमरे में चली गई। पीछे पीछे शिवम भी आ गया। सच सच बताओ, माँ इतनी कमजोर क्यों लग रही है? शिवम ने शिखा का हाथ अपने हाथ में लिया और बोला, माँ के पास समय नहीं है, वो कभी भी जा सकती है। ये क्या कह रहे हो? अभी चाचा जी को खोया और अब माँ भी। कह दो ये झूठ है। शिखा की आंखों में आंसू छलक उठे। काश ये कह पाता, काश ये सच होता। शिवम ने उसे सीने से लगा लिया। किसी काम से केतन ऊपर आया था। उसने ये सब देखा और उल्टे पांव लौट गया था। अब उसे पूरा विश्वास हो गया था कि उसका यहाँ रहना ठीक नहीं, अब उसे जाना ही होगा। शिवम अब उसका नहीं हो सकता। उसने कंपनी को बेंगलोर ट्रांसफर के लिए लेटर लिख दिया और दुखी मन से बिस्तर में गिर पड़ा। शिखा ने यह सब देख लिया था। उसने खुद को शिवम से अलग किया और बोली, किसी और को भी आपकी जरूरत है, उनकी भी सुध ले लीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि गलतफहमियां बढ़ जाए और आप कहीं के ना रहे। ऐसा क्यों कह रही हो तुम? क्या हुआ? अभी केतन भाई आए थे और चुपचाप लौट गए। उनके चेहरे पर
दुखी स्पष्ट दिखाई दे रहा था, इसीलिए आप जाइए और उनके साथ समय बिताइए। उन्होंने आपका बहुत साथ दिया है। शिवम नीचे उतर आया और केतन के कमरे में गया। केतन सिर पर तकिया रखे चुपचाप लेटा था। उसके पास बैठते हुए शिवम बोला, क्या बात है, आजकल बड़े गुमसुम रहने लगे हो, मुझे नहीं बताओगे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मेरा सिर दुख रहा था, इसीलिए चुपचाप लेटा था। लाओ मैं तुम्हारा सिर दबा दूं। नहीं, रहने दो, तुम जाओ, माँ को तुम्हारी जरूरत होगी। ये क्या, जब मैं बात करता हूँ तो तुम मुझे माँ के पास जाने की बात कहकर चुप करा देते हो और खुद मुझसे बात नहीं करना चाहते। क्या करूँ, हर समय तुमसे चिपका रहूं, तुम्हारे आगे पीछे घूमता रहूं? शिवम को गुस्सा आ गया। अब तुम्हारी अपनी जिंदगी है, मुझे तुम अकेला छोड़ दो। ऐसा कहकर केतन ने मुख मोड़ लिया। शिवम भी उठकर वहां से चला आया। संवादहीनता बढ़ती जा रही थी। इसी तरह 10 दिन बीत गए। शिखा माँ के कमरे में ही सोने लगी थी। अब माँ अधिकतर आंखें बंद किए पड़ी रहती। आज सुबह शिखा उठकर माँ के लिए चाय देने गई। चाय देकर उसने माँ को उठाया, लेकिन माँ नहीं उठी। एक दर्द भरी चीख पूरे घर में गूंज उठी। केतन और शिवम दौड़कर माँ के कमरे में आए। माँ अपनी अंतिम यात्रा पर जा चुकी थी। शिवम का रो रोकर बुरा हाल था। केतन उसे चुप करा रहा था। माँ की अंतिम यात्रा की तैयारियां केतन ने ही की और उनका पार्थिव देह पंच तत्व में विलीन हो गई। घर में सन्नाटा छा गया था। कोई किसी से बात नहीं करता। आज माँ का 12वां भी हो गया था। तीनों खाने की मेज पर चुपचाप बैठे थे। अचानक केतन ने शिवम को अपने बेंगलोर ट्रांसफर का ऑर्डर पकड़ा दिया। शिवम ने उसे पढ़ा और प्रश्नवाचक नजरों से केतन की तरफ देखा और चुपचाप उठकर चला गया। शिखा ने वो कागज लेकर पढ़ा और प्रश्नवाचक नजरों से केतन की ओर देखा। वो चुपचाप खाना खा रहा था। शिखा से ये सन्नाटा सहन नहीं हो रहा था। वो नहीं चाहती थी कि इनकी प्रेम कहानी में वो रोड़ा बने। सब अपनी अपनी जगह सही सोच रहे थे, लेकिन समस्या जस की तस थी। शिखा इसी भ्रम में थी कि उसके मन में शिवम के लिए प्यार जैसी फीलिंग नहीं थी, पर उसके साथ रहकर वो उसे सबसे अच्छा दोस्त मान बैठी थी। वो खुद भी नहीं जानती थी कि उसके मन में क्या है। वो माँ के कमरे में चली गई। माँ, आप ही रास्ता दिखाओ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। शिवम कमरे से बाहर नहीं निकला। शिखा ने दरवाजा बजाया, कई बार बजाया। उसने केतन से भी जाकर कहा, शिवम दरवाजा नहीं खोल रहा है। केतन ने भी अनसुना कर दिया। सुबह शिखा उठकर स्कूल के लिए निकल गई। छुट्टी के बाद वो अपनी सहेली के साथ उसके हॉस्टल में चली गई। कामकाजी बेघर स्त्रियों और लड़कियों के लिए यह हॉस्टल था। उसने अपनी सहेली से बात कर ली कि वो भी अब यहीं रहेगी। वो उसे वार्डन के पास ले गई और सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करके वो घर आई। घर पर ताला लगा था। वो सुबह ही एक चाबी अपने साथ लेकर निकली थी। शिवम के कमरे में जाकर उसने अपना सामान समेटा। माँ के कमरे में जाकर माँ की तस्वीर को प्रणाम किया और चुपचाप ताला लगाकर वो हॉस्टल में आ गई। शाम को दोनों घर आए। ताला लगा देख दोनों का माथा ठनक गया। दोनों ने प्रश्नवाचक निगाहों से एक दूसरे को देखा। शिवम शिखा को फोन करने लगा। फोन स्विच ऑफ आ रहा था। अब तो दोनों को ही उसकी चिंता हो गई कि कहाँ जाए, कहाँ गई होगी। शायद भैया भाभी के पास चली गई हो। घर का ताला खोल दोनों अंदर आए। डाइनिंग टेबल पर एक नोट रखा हुआ था। मैं अपनी सहेली के घर जा रही हूँ, कुछ दिन मैं वहीं रहूंगी, मेरी चिंता मत करना। बाईजी आ गई थी। वो खाना बनाकर रख गई। दोनों अपने अपने कमरे में थे। कौन किसको कहे खाना खाने के लिए। रात के 9 बज गए। आखिरकार केतन कमरे से निकला। उसने खाना मेज पर लगा दिया और शिवम को बुलाने उसके कमरे में गया। शिवम ने केतन का हाथ पकड़ लिया। मुझसे ऐसी क्या गलती हुई है जो तुम बेंगलोर जा रहे हो? मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। छोड़ उस बात को। तूने सोचा है शिखा का क्या होगा? लेकिन ये तो पहले से ही तय हो गया था कि ये शादी नाम मात्र की होगी। अब तो माँ भी चली गई, तू भी चला जाएगा, मैं अकेला रह जाऊंगा। मत जा, सोच लूंगा। चल अभी खाना खा। दोनों नीचे आ गए। खाना खाकर शिवम केतन के कमरे में ही आ गया और उसकी गोद में सिर रखकर लेट गया। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। हम शिखा के लिए कोई लड़का ढूंढ लेंगे, उसकी शादी करा देंगे। तू बस मेरे साथ रह। अब हम कभी अलग नहीं होंगे। भावावेश में वो अपने मन की बात कहे जा रहा था। केतन का मन भी पिघल रहा था, पर वो जाहिर नहीं कर रहा था।
उस दिन दोनों एक साथ ही सोए। जमी बर्फ धीरे धीरे पिघल रही थी। सुबह दोनों का मूड काफी ठीक था। शिवम ने चाय बनाई। अब आगे क्या? तुझे तो बेंगलोर जाना पड़ेगा, तो तू भी चल। यहाँ क्या करेगा? यार ये तो स्वार्थ पूरा करने वाली बात हुई। हम ऐसे ही शिखा को छोड़कर तो नहीं जा सकते। सब उसे मेरी पत्नी के रूप में जानते हैं। उसका जीना मुश्किल हो जाएगा। उसका भी तो कोई नहीं है। बात तो तेरी ठीक है। चल वो आ जाए, फिर सोचते हैं क्या करना है। लेकिन शिखा को न आना था और वो न आने के लिए गई थी। ये शिवम को कमरे को ध्यान से देखने पर पता चला। उसका कोई सामान वहां नहीं था। वो दौड़कर नीचे आया। वो चली गई हमेशा के लिए। उसका सामान भी नहीं है। उसने अपना वादा पूरा कर दिया। किसका सामान? शिखा का। कहाँ गई होगी? चल उसके स्कूल चलते हैं। वहां तो आई होगी। हाँ हाँ कहते हुए दोनों घर से स्कूल के लिए निकल पड़े। अंदर जाकर ऑफिस में शिखा के लिए पूछा। थोड़ी देर में शिखा आती हुई दिखाई दी। अरे आप लोग यहाँ? मैंने कहा था ना कि। अच्छा चलो कैंटीन में चलते हैं। सर मुझे अभी कोई काम नहीं, 10 मिनट में आती हूँ, कहकर तीनों कैंटीन पहुंचे। शिखा उन्हें देख बड़ी खुश थी। त्रिकोण ही सही, एक प्यारा सा बंधन तीनों को बांधे जो था। तुम सामान भी ले आई, ऐसे कोई जाता है क्या? केतन बोला। बस अब मैं आजाद हूँ, आप दोनों के बीच में मेरा क्या काम? शिखा खिलखिलाकर हंस पड़ी। सुनो, घर आ जाओ, कोई भी किसी के बीच में नहीं है। तुमने मुझे भाई कहा है तो मेरी बात मान लो। केतन बोला। उसने शिवम को कोहनी मारी। तू भी तो कुछ बोल। मैं क्या बोल सकता हूँ? फिर भी शिखा, वो तुम्हारा घर है, तुम वहीं रहो। नहीं, मैंने 1 महीने का एडवांस दे दिया है, उसके बाद सोचूंगी। तब तक मेरे कारण जो दूरियां आप दोनों के बीच आ गई है उन्हें मिटाइए। सच्चा प्यार बड़ी मुश्किल से मिलता है, उसे छोटी छोटी बातों से यूं नहीं मिटाना चाहिए। वादा करती हूँ, जब आप दोनों पहले की तरह हंसते मुस्कुराते आएंगे तब मैं अवश्य वापस आऊंगी। और हाँ केतन भाई, बेंगलोर मत जाइएगा। ठीक है, मैं चलती हूँ, मेरी क्लास है। दोनों उसे जाते देखते रहे। केतन ने दूसरी जॉब ढूंढनी शुरू कर दी। धीरे धीरे उनका रिश्ता सामान्य होने लगा। अब दोनों साथ थे। केतन कुशल पत्नी की तरह शिवम का ख्याल रखता। दोनों बहुत खुश थे। शिखा की याद दोनों को सताती थी। उसकी जिंदा दिली को याद करते। रोज उनके बीच में एक बार शिखा के बारे में बात अवश्य होती। अब कोई गिला शिकवा नहीं था। और फिर एक दिन शाम को अचानक शिखा आ खड़ी हुई। हाथ में मिठाई का डिब्बा था। भूजो तो जाने, बताओ ये मिठाई में क्या लाई हूँ। अच्छा छोड़ो, ये देखो। एक लिफाफा उसके हाथ में लहरा रहा था। शिवम ने लिफाफा लेकर खोला। उसकी नियुक्ति पत्र था। केंद्रीय विद्यालय में उसकी वरिष्ठ शिक्षिका के रूप में नियुक्ति हुई थी और वो अब जयपुर जा रही थी। शिखा, तुमने हमें बताया तो नहीं? ये सब कब हुआ? उसे छोड़ो, तुम लोग चल रहे हो मेरे साथ। मेरी सारी व्यवस्था करवा कर आ जाना। कुछ दिन जयपुर भी घूम लेंगे। हाँ हाँ क्यों नहीं, केतन और शिवम एक साथ बोल पड़े। अब सारी धुंध छंट गई थी। शिखा अपनी मंजिल की ओर बढ़ चली। उसके मुख पर कहीं भी दुख या पश्चाताप का कोई निशान नहीं था। हम सदा अच्छे दोस्त रहेंगे, कभी भी एक दूसरे से कुछ नहीं छिपाएंगे। शिखा, तुम्हारा जब भी मिलने का मन करे अपने घर जरूर आना। मेरी पत्नी न सही, तुम माँ की प्यारी बेटी हो। बेटी को माँ का घर नहीं छोड़ना चाहिए। और हाँ प्यारी बहना, मुझे माफ कर देना जो मैंने तुम्हारे बारे में गलत सोचा। अपने भाई को कभी मत भुलाना, नहीं तो यही लगेगा कि तुमने मुझे माफ नहीं किया। चलो छोड़ो बीती बातें, कल जयपुर चलते हैं और एक नई शुरुआत करते हैं। दोनों से गले मिलकर वो चली गई। दोनों उसे जाते देखते रहे। भ्रांतियां मिट चली थी। नया सवेरा तीनों की राह तक रहा था। इससे ज्यादा सुखद और क्या हो सकता था। केतन ने शिवम को गले से लगा लिया। देरी के लिए क्षमा प्रार्थी। शिखा चली तो आई, लेकिन मन में कुछ कसक रहा था। आखिर समाज में वो शिवम की पत्नी के रूप में ही जानी जाती थी। मिलने जुलने वाले, यहाँ तक कि स्कूल में भी लोग कानाफूसी कर लेते थे। शिखा सब समझती थी, पर लोगों को बोलने या सोचने से तो रोका नहीं जा सकता था। उसने हॉस्टल क्यों चुना, ये तो वही जानती थी। इसीलिए उसने नोएडा छोड़ने का निर्णय लिया था।
केंद्रीय विद्यालय में वैकेंसी निकली थी। उसने भी सोचा कि कोशिश करने में क्या जाता है। अगर सिलेक्शन हो गया तो जयपुर चली जाएगी, लोगों के मुंह तो बंद होंगे। कमरे में पहुंचकर उसने तकिए के नीचे से एक तस्वीर निकाली। ये उसके और शिवम के विवाह की तस्वीर थी। वो एकटक तस्वीर देख रही थी। आंखों के कोरों पर आंसू की बूंदें झिलमिल कर रही थी। मन में कुछ टूट रहा था। एक आह भरकर उसने शिवम की फोटो पर बड़े प्यार से हाथ फेरा। वो मन ही मन शिवम को चाहने लगी थी। क्या उसे मेरी बिल्कुल याद नहीं आती? उसे मेरे साथ बिताया समय भी याद नहीं। वो बिस्तर पर गिर गई। क्या किस्मत है मेरी, न जाने कैसी कैसी बातें उसके मन में आ रही थी। आखिर में उसका सिर दर्द से फटने लगा। वो सिर झटक कर उठ खड़ी हुई। क्या फालतू बातें सोच रही हूँ, ये निर्णय तो मेरा ही था। अब पछतावा क्यों? कल की सोच शिखा, कल की। नया सवेरा तेरी राह देख रहा है। वो खुद को समझा रही थी। कहीं दूर एक गाना बज रहा था। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तुम्ही से करता है। वैवाहिक जीवन का सुख भले ही उसे नहीं मिला था, पर शिवम का साथ उसे मिला था। शायद इसीलिए जीवन साथी बोला जाता है। लाख चाह कर भी वो ऐसी बातें मन में आने से नहीं रोक पा रही थी। शिखा द्वंद्व युद्ध में फंसी थी। दिल दिमाग आपस में उलझ रहे थे। कोई किसी की नहीं सुन रहा था। उधर शिवम का मन भी कुछ अजीब सा हो रहा था। शिखा के अचानक आने से उसे बड़ी खुशी हुई थी और उसके जाने से उतना ही दुख। अब वो यहाँ से चली जाएगी, माँ कहीं से देख रही होगी तो कितनी दुखी होगी। शिखा उनके लिए बेटी जैसी थी और मैंने उसे यूं ही घर से जाने दिया। लोगों की बातें शिवम से भी छिपी नहीं थी। ऑफिस में भी लोग पूछ ही लेते, झगड़ा हो गया क्या भाभी जी से? कुछ लोग नसीहत देते, पति पत्नी के बीच तो ये सब होता ही रहता है। तो कोई ऐसे घर छोड़कर जाता है क्या? जितने मुंह उतनी बातें। क्या शिखा को भी ये सब सुनना पड़ता होगा? सुनना पड़ता ही होगा। कहीं इसीलिए तो वो नोएडा नहीं छोड़ रही। शिवम सोच में पड़ गया था। उसे इस तरह से गुमसुम देख केतन ने उसके गाल पर हल्की सी चपत मारी। कहाँ खोए हो मेरे यार? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। चल बहुत लेट हो गया, खाना खाते हैं। नहीं नहीं, अपनी बात हुई थी कि हम आपस में कुछ नहीं छुपाएंगे। बताना क्या बात है? मैं तुझे बहुत अच्छे से जानता हूँ। अरे सुन, एक बात तो मैं तुझे बताना ही भूल गया। कल बाजार में शिखा का चचेरा भाई मिल गया था। शिखा के बारे में पूछ रहा था। क्या पूछ रहा था? बस यही कि शिखा हॉस्टल में क्यों रह रही है। तूने क्या कहा? मैंने कहा मुझे तो कुछ नहीं पता, शायद पढ़ाई के लिए गई है। तो कहने लगा अच्छा हुआ कि चली गई। वो जहाँ रहती है वहाँ बुरा ही होता है। कैसा भाई है? बहन है उसकी, चचेरी ही सही, पर हम भी तो वैसे ही हैं। हमने भी तो कुछ नहीं सोचा। कहकर शिवम खाने की मेज पर जा बैठा। क्या कहा तूने? हम भी वैसे ही है। फिर कुछ सोचकर धीमे से केतन बोला, बात तो तेरी सही है यार। हमने भी तो एक बार भी उसकी खबर नहीं ली, बस स्कूल में बात करके आ गए। ये सब मेरे कारण हुआ है। ना मेरे मन में संदेह आता और ना ही शिखा को घर छोड़कर जाना पड़ता। चुप कर, अब इन बातों का क्या फायदा? अब तो वो जा रही है हमसे दूर। इसी में उसकी भलाई है। बेचारी को पता नहीं कितनी बातें सुननी पड़ी होगी। ऐसे क्यों बोल रहा है? मुझे पता होता तो मैं ऐसा करता क्या? मैं तुझे प्यार करता हूँ। तुझे खोने का डर मुझ पर हावी हो गया था तो मैं क्या करता? तुझे मुझ पर तो विश्वास करना चाहिए था। लेकिन अब हम बहस क्यों कर रहे हैं? अब तो कुछ बदला नहीं जा सकता। तू अपना और मेरा दिमाग खराब मत कर। शिखा के साथ जयपुर चलना हो तो बता। हाँ देखता हूँ, अगर छुट्टी मिल गई तो। तू जा रहा है, इतनी हेल्प तो बनती है उसकी। उसने माँ के लिए कितना कुछ किया है, बिना किसी स्वार्थ के। और तूने तो उसे अपनी बहन माना है। केतन कुछ नहीं बोला। शिखा के लिए वो भी कुछ करना चाहता था, पर शिवम का ख्याल आते ही उसके मन में अनजाना डर आ जाता था कि कहीं शिखा ने शिवम को छीन लिया तो। वैसे तो वो भी शिखा को पसंद करता था, उसके लिए कुछ करना चाहता था। रोज शिखा के बारे में बात भी करता, लेकिन शिवम का शिखा के प्रति नरम रवैया उसे भयभीत कर देता और ईर्ष्या भाव मन के अंदर आए सभी अच्छे विचारों को भस्म कर देता। शिवम ने केतन की ओर देखा। उसे इस तरह गुमसुम देखकर वो चुप न रह सका। उठकर पास आया और उसका हाथ अपने हाथ में लेकर बोला,
मुझ पर विश्वास है या नहीं? अगर तू शिखा को लेकर आशंकित है तो ये तेरी गलत सोच है। प्रेम वहीं फलता है जहाँ विश्वास होता है। तू मुझे अच्छे से जानता है, हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। हमारे बीच में कोई भी नहीं आ सकता। रही शिखा की बात, तो वो एक बहुत अच्छी लड़की है। उसने कभी मुझसे ऐसा नहीं जताया कि वो मेरी पत्नी है। वो माँ के सामने मेरी दोस्त बनकर रही और अब भी मेरी दोस्त है। उसकी मदद करना हमारा कर्तव्य है। उसने इतना साथ दिया तो थोड़ा साथ हम भी तो दे सकते हैं। और तू ये औरतों की तरह जलना या सोचना छोड़ दे। कहाँ गया मेरा वो केतन जिसने मुझे जबरन शिखा से शादी करने के लिए तैयार किया था? केतन शिवम के गले से लिपट गया। तू सच बोल रहा है, मैं कमजोर पड़ गया था। कब जाना है? तू तो बस इतना बता, हम साथ में चलेंगे। मैं वर्क फ्रॉम होम ले लूंगा। अगर छुट्टी नहीं मिली तो ठीक है, कल पूछते हैं शिखा से कब की ज्वाइनिंग है। अगर वीकेंड में जाएंगे तो काम का इतना लोड नहीं रहेगा। शिखा ने भी शनिवार की सुबह का ही प्लान बनाया था। तीनों शनिवार की सुबह जयपुर के लिए निकल पड़े। हंसते गुनगुनाते सफर कब खत्म हुआ पता ही नहीं चला। जयपुर पहुंचकर उन्होंने होटल बुक कर लिया। शिखा का स्कूल बजाज नगर में था, तो आसपास ही कोई घर या फ्लैट किराए पर लेना था। एक ब्रोकर से बात की, उसने शिखा के बजट के हिसाब से 2-3 फ्लैट दिखा दिए। शिखा को एक फ्लैट पसंद आया। स्कूल से दूरी भी ज्यादा नहीं थी। ये काम 2 दिनों में निपट गया। आज सोमवार था। केतन को ऑफिस से बार बार फोन आ रहा था, कोई अर्जेंट काम था। उसने शिवम को बताया। शिवम ने कहा तू बात करके देख, 2 दिन की बात है, थोड़ा जयपुर घूम लेते हैं फिर चलते हैं। लेकिन बात नहीं बनी। केतन ने बहुत कोशिश की पर उसे फ्लाइट लेकर जाना ही पड़ा। उदास मन से वो चला गया। अभी नौकरी ज्वाइन की थी, बार बार नौकरी नहीं छोड़ सकता था। शिवम ने शिखा की जरूरत की सभी वस्तुओं की शॉपिंग करवा दी। शाम को वो राज मंदिर में फिल्म देखने चले गए। फिल्म देखते देखते कब शिखा का सिर शिवम के कंधे से आ टिका पता ही नहीं चला। शिवम असहज जरूर हुआ पर उसने संकोच के कारण शिखा का सिर नहीं हटाया। फिल्म देखने के बाद वे पास के ही एक रेस्तरां में खाना खाने चले गए। खा पीकर जब घर लौटे तो रात के 12 बज रहे थे। घर आकर शिखा बोली तुम बेड पर सो जाओ, मैं यहाँ नीचे बिस्तर लगा लूंगी। नहीं, मैं वहाँ सो जाता हूँ, तुम बिस्तर पर सो जाओ। थोड़ी देर दोनों में यही बहस चलती रही। फिर शिखा जीत गई। शिवम ने पूरे दिन अपना फोन ही नहीं देखा था। फोन स्विच ऑफ हो गया था। चार्जिंग पर लगाकर वो सो गया। थकान के कारण गहरी नींद आ गई। सुबह फोन की घंटी से ही उसकी नींद खुली। देखा केतन का फोन था। कहाँ है तू? तेरा फोन क्यों बंद है? कल से कितने फोन किए मैंने, तुझे मेरी परवाह है भी या नहीं? केतन की झल्लाहट उसकी आवाज में स्पष्ट दिखाई दे रही थी। उसका डर, उसकी जलन सब शिवम महसूस कर रहा था। अब कुछ बोलेगा भी या यूं ही चुप रहेगा? कब आ रहा है? मेरा मन नहीं लग रहा है। ये मुझे 6 महीने के लिए लंदन जाने को कह रहे हैं। मैं तो नहीं जाने वाला, तू जल्दी आ जा। अरे इतना परेशान मत हो, मैं कल निकल रहा हूँ, आकर बात करते हैं। आज क्या करोगे तुम लोग? सारे काम तो हो गए होंगे। कुछ खास नहीं, थोड़ी शॉपिंग करनी है और टिकट भी कल का ही है। ठीक है, कल पक्का निकल ही जाना, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। लव यू सो मच। लव यू टू कहकर शिवम ने फोन रख दिया। वो उठा तो देखा शिखा अभी भी सोई पड़ी है। इतनी जल्दी उठने वाली सोई पड़ी है, शायद थक गई होगी। ये सोचकर वो फ्रेश होने चला गया। जब लौटकर आया तो शिखा तब भी सोई थी। अब उससे रहा नहीं गया, उसने आवाज दी, शिखा उठो, 8 बजने वाले हैं। शिखा थोड़ी सी हिली और बोली 8 बज गए पर मुझसे उठा नहीं जा रहा, मुझे बुखार आ गया है। ये सुनकर शिवम ने उसका माथा छुआ। आग सा तप रहा था। उठो, मैं सहारा देता हूँ, बेड पर लेट जाओ। सहारा देकर शिवम ने उसे बेड पर लिटाया। पानी की पट्टियां उसके माथे पर रखने लगा। शिखा करहा रही थी। पट्टी रखते ही काफी देर हो गई लेकिन बुखार नहीं उतरा। अब शिवम को चिंता हुई। बाहर आकर उसने बगल वाले फ्लैट की डोरबेल बजाई। एक महिला ने दरवाजा खोला। आप कौन? कहिए क्या काम है? जी मैं आपके पड़ोस से। दरअसल मेरी पत्नी को तेज बुखार है, आप कोई डॉक्टर बता सकती हैं? न जाने कैसे शिवम के मुंह से निकल गया कि शिखा उसकी पत्नी है। अरे ये पास में ही गांधीनगर डिस्पेंसरी है, अच्छे डॉक्टर बैठते हैं वहाँ। ठीक है तो मैं कैब बुक कर लेता हूँ। कैब क्यों, मैं चलती हूँ आपके साथ, आप उन्हें ले आइए। अरे आप क्यों परेशान होगी, मैं ले जाऊंगी।
अरे पड़ोसी ही पड़ोसी के काम नहीं आया तो कैसा पड़ोसी। वे चाबी लेकर गाड़ी निकालने चली गई। शिखा को सहारा देकर शिवम ने लाकर गाड़ी में बिठाया। डॉक्टर को दिखाया तो वे बोले, वैसे तो वायरल ही लग रहा है, लेकिन यदि 3 दिन में नहीं उतरा और कोई परेशानी दिखाई दे तो फिर टेस्ट करेंगे। शिवम शिखा को लेकर घर आया। पड़ोस वाली महिला जिनका नाम रमा था, वे दलिया बनाकर दे गई। शिखा ने 2-4 चम्मच खाकर दवा ले ली। शिवम ने अपना टिकट कैंसिल करा दिया। ऐसी हालत में वो शिखा को कैसे छोड़कर जा सकता था। उसे मालूम था कि वो नहीं पहुंचा तो केतन अपने आपे में नहीं रहेगा। शिखा का बुखार कुछ हल्का हो गया था। वो शिवम के चेहरे की ओर देख रही थी। तुम चले जाओ, मैं ठीक हो जाऊंगी। केतन भाई परेशान होंगे, नहीं जाओगे तो उन्हें बुरा लगेगा। कैसी बातें करती हो, ऐसी हालत में तुम्हें छोड़ जाऊंगा तो मेरा मन लगेगा वहां। तुम कुछ मत सोचो, मैं सब संभाल लूंगा, आराम करो। मैं थोड़ा मार्केट जाकर फल वगैरह ले आता हूँ। शिवम उठा जाने के लिए तो शिखा ने उसका हाथ पकड़ लिया। थैंक्स, मेरा इतना ध्यान रखने के लिए। आंखों से आंसू बहकर गालों पर लुढ़कने लगे थे। इतना ध्यान मेरा कभी किसी ने नहीं रखा। शिवम बिस्तर पर बैठकर उसके आंसू पोंछने लगा। चुप हो जाओ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तबीयत बिगड़ जाएगी तुम्हारी, कहते हुए उसने शिखा का सिर सहलाना शुरू कर दिया। शिखा आंखें बंद कर इस स्पर्श को, इस स्नेह को अपनी आत्मा में उतारने लगी। वो इस पल को खोना नहीं चाहती थी। इतना अपनापन पाकर उसकी सोई हुई इच्छाएं सिर उठाने लगी। आनंद के अतिरेक से आंसू बह रहे थे। शिवम कभी सिर सहलाता, कभी आंसू पोंछता, न जाने कब शिखा की आंख लग गई। एक अजीब सा संतोष उसके चेहरे पर दमकने लगा। पता नहीं आवेश का क्षण था या प्रेम का आकर्षण। शिवम ने झुककर उसका माथा चूम लिया। एक बिजली सी उसके पूरे शरीर में दौड़ गई। वो झटके से उठ खड़ा हुआ। ये क्या कर रहा हूँ मैं? खुद को धिक्कारते हुए वो मार्केट के लिए निकल पड़ा। बाहर निकलकर उसने केतन को फोन लगाया। हाँ बोल, कब निकल रहा है? मैं ऑफिस के लिए निकल ही रहा था। एक प्रॉब्लम हो गई है यार। शिखा को फीवर आ गया है और वो बिस्तर से उठने लायक भी नहीं है। अभी डॉक्टर को दिखाया है। सारी बात शिवम ने बताई। केतन चुपचाप सुन रहा था। ओके, तो तू रुक जा, वो ठीक हो जाए तब आ जाना। आशा के विपरीत उसका जवाब सुनकर शिवम चौंक पड़ा। तू नाराज होकर बोल रहा है ना? अरे मैं क्यों नाराज होऊंगा? इतनी समझ तो मुझे भी है। तू उसका ध्यान रख, मुझे लेट हो रहा है। आज अभी मीटिंग है ऑफिस में। ओके बाय, टेक केयर, लव यू। फोन कट चुका था। शिवम हक्का बक्का फोन देख रहा था। ये सूरज कहाँ से निकला है, इतनी आसानी से मान गया? कोई तो बात जरूर है। छोड़ो, जो होगा देखा जाएगा। अभी तो जो जरूरी है वो करता हूँ। वो घर आया। सामान रखकर शिखा के माथे को छुआ तो बुखार नहीं था। वो थोड़ी देर वहीं बैठा रहा। शिखा सो रही थी। वो उठकर बाहर आ गया। देखा रमा जी अपनी बालकनी में बागवानी कर रही थी। देखते ही बोल पड़ी, अब कैसी है आपकी वाइफ? आपने कुछ खाया? अरे मैंने आपका नाम तो पूछा ही नहीं। क्या नाम है आपका और आपकी वाइफ का? अभी शादी को ज्यादा दिन नहीं हुए हैं शायद। क्यों, मैं सही कह रही हूँ ना? मैं इंसान को देखते ही पहचान लेती हूँ। एक साथ कई प्रश्नों की झड़ी लगा दी उन्होंने। वे अधेड़ उम्र की व्यवहार कुशल महिला थी। उम्र के हिसाब से उनका अनुभव भी अच्छा था। जी मेरा नाम शिवम और उसका शिखा है। अब वो ठीक है पहले से। अच्छा सुनो, खाना मत बनाना, मैंने बनवा लिया है। तुम कहो तो अपनी मेड से बात करूं, वो सारा काम कर दिया करेगी। जी शिखा से पूछ लूं, वही यहाँ रहने वाली है। मुझे तो जाना पड़ेगा नोएडा, मेरी जॉब वही है। हैं? अभी शादी हुई, अभी से ही बेचारी को अकेला छोड़ रहे हो? मुझे तो ये आजकल की पीढ़ी का रवैया समझ में नहीं आता। माफ करना, कुछ ज्यादा बोल दिया हो तो। अरे नहीं नहीं, आप सही कह रही है, 100% सही। चलो मैं खाना लेकर आती हूँ। अरे आप क्यों परेशान हो रही है? अरे ये हम राजस्थान वालों की तहजीब है, सब हमारे अपने हैं। वो तो है, आप न होती तो शिखा को कहाँ दिखाता। हमारे लिए तो सब नया है। शिखा जाने कब से इनकी बातें सुन रही थी। उसका माथा ठनक गया। जिस बात से वो नोएडा से भागी, अब वही बात यहाँ होगी। शिवम ने उसे अपनी पत्नी बता दिया। क्या जवाब देगी वो इन लोगों को? ये तुमने क्या किया शिवम? मुझे यहाँ भी अपनी पत्नी बता दिया। इनके सवालों से मैं कैसे लड़ूंगी? शिवम को देखकर शिखा भरे गले से बोल पड़ी, तुम तो चले जाओगे, फिर मेरा तुम्हारा क्या वास्ता रहेगा? ये लोग मुझसे रोज प्रश्न करेंगे।
मैं थक गई हूँ, यहाँ की जॉब मैंने चैन से रहने के लिए की थी और तुमने कहते-कहते वो हिचकियाँ भरने लगी। सारी हिम्मत टूट गई थी, मन का गुबार बाढ़ के पानी की तरह बह निकला। शिवम भौचक्का सा उसे देख रहा था, फिर पास आकर उसे चुप कराने की कोशिश करने लगा। शिखा रोई जा रही थी। शिवम मुझसे माफी मांग रहा था। चुप हो जाओ शिखा, मैं क्या करूं, मेरे मुंह से निकल गया। सुबह तुम्हारी हालत ही ऐसी थी। शिवम शिखा के पास बैठ गया और उसे चुप कराने की कोशिश करने लगा। शिखा रोती रोती उसके सीने से लग गई। वो उसकी पीठ सहला रहा था। आज तक माँ को छोड़ किसी स्त्री के इतना नजदीक वो कभी नहीं गया था। यहाँ तक कि शिखा के पास भी एक अजीब सी अनुभूति, एक रोमांच, स्त्री की खुशबू उसके लहू में समाती जा रही थी। ये क्या हो रहा है? वो शिखा के सामीप्य से होने वाले इस नए अनुभव से हैरान परेशान था। शिखा ने उसको कसकर पकड़ लिया था। वो इस नए अनुभव से एक अलग ही आनंद की अनुभूति कर रहा था। शिखा तो उससे मन ही मन प्रेम करती थी, लेकिन शिवम के लिए किसी स्त्री के प्रति प्रेम की अनुभूति बिल्कुल नहीं थी। शिखा चुप हो गई थी। अचानक शिवम को एक झटका सा लगा। ये मैं क्या कर रहा हूँ? शिखा को अलग करते हुए वो झटके से उठ खड़ा हुआ। क्या हुआ? शिखा ने बड़ी मासूमियत से पूछा। माफ करना, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। तुम्हारी भावनाओं से खेलने का मुझे कोई हक नहीं है। हक? पूरा हक है। तुम सबसे कहते हो कि तुम मेरे पति हो, फिर माफी किस बात की? नहीं, ये ठीक नहीं। क्या ठीक नहीं? शिखा के स्वर में भावनाओं का उबाल था। तुमने मुझे अपनी पत्नी माना है, तो मुझे भी मेरा हक चाहिए। हक? कैसा हक? हमारे बीच तो हक जैसी कोई बात नहीं थी शिखा। ये तुम क्या कह रही हो? ये सही नहीं है। मैं केतन को अपना सब कुछ मान चुका हूँ। उसे धोखा नहीं दे सकता। धोखा? कैसा? मैं तुमसे ज्यादा कुछ तो नहीं मांग रही। मैं तो यहाँ चली आई थी इस सब से बचने के लिए। तुमने ही यहाँ सबको बता दिया। अब मेरी भावनाओं को ऐसे तो न ठुकराओ। मैं कब मना कर रहा हूँ? तुम इतनी परेशान मत हो। आखिर हूँ तो तुम्हारा पति ही। तुम जब कहोगी मैं मिलने आ जाऊंगा। तुम्हें किसी से भी ये छुपाने की जरूरत नहीं है कि हम दोनों के बीच में क्या रिश्ता है। तुम अब मेरी पत्नी हो, भले ही हम उस मुकाम तक नहीं पहुंचे हैं। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। रमा जी खाना लेकर आ गई थी। कैसी हो शिखा? भाई तुम्हारे पतिदेव तो व्याकुल हो गए थे, बहुत प्यार करते हैं तुमसे। अभी नई नई शादी है ना? और ये क्या, ये नोएडा जा रहे हैं? तुम यहाँ अकेली रह लोगी? तुम्हें साथ रहना चाहिए। ये समय ही तो है जो तुम साथ बिता सकते हो। एक बार बच्चे हो गए तो बस जिम्मेदारियां घेर लेगी। वे बोले जा रही थी। शिवम ने इस बात की कल्पना भी नहीं की थी कि वे इतना कुछ कहेंगी। शिखा चुपचाप सुन रही थी। रमा जी की बातें उसके हृदय में कील की तरह धंस रही थी। एक पत्नी के दायित्व से रमा जी उसे परिचित करा रही थी। उनकी बातों से शिखा के मन में तूफान सा मच गया था। चलो खाना खाओ दोनों। आ भी जाओ। मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा कि तुम दोनों बिल्कुल चुप हो गए। कहीं मुझे धोखा तो नहीं दे रहे तुम लोग? आजकल लड़के लड़कियों का कोई भरोसा नहीं। सच बताओ, तुम लोग वास्तव में पति पत्नी हो या झूठ बोल रहे हो? अक्सर सोसाइटी में फ्लैट लेने के लिए लोग ऐसे झूठ बोलते हैं। चुपती नजरों से वो दोनों को देख रही थी। अरे आप ये क्या कह रही है? हम भला झूठ क्यों बोलेंगे? शिखा मेरी पत्नी है, इसका सबूत दिखाऊं क्या आपको? अरे तुम तो बुरा मान गए। मैं तो मजाक कर रही थी। ऐसे पहले हो चुका है यहाँ पर। और जब मैं आई तो तुम लोग ऐसे ही देख रहे थे, जैसे तुम्हारे बीच झगड़ा हुआ हो, बस इसीलिए। नहीं नहीं, आपकी बात सच है। इस बार शिखा बोली। दरअसल ये जा रहे हैं, बस इसी बात पर थोड़ी नोक-झोंक हो गई थी। तो ठीक है ना? अब तुम यहाँ अकेली रहोगी तो हर वीकेंड इसको आना चाहिए, नहीं तो रिश्ता कैसे गहरा होगा? क्यों शिवम, सही कहा ना मैंने? शिवम को लग रहा था कि उसने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। ये रमा जी तो बड़ी ही तेज निकली। अब ये शिखा को रोज ही कोई न कोई ऐसी बात बोलती ही रहेगी। अरे जवाब नहीं दिया तुमने, कहाँ खो गए हो शिवम? अच्छा तो मैं चलती हूँ। अरे शिखा, मेड की जरूरत हो तो बताना, और भी कुछ काम हो तो निसंकोच बोलना। आखिर पड़ोसी होते किस लिए हैं? शिखा के मन में तूफान सा उठाकर रमा जी चली गई। शिवम बाहर निकल आया था। थोड़ी देर खुली हवा में सांस लेना चाहता था। उसे केतन की याद आ रही थी। अपनी परेशानी वो केतन को बताना चाहता था।
इसीलिए उसने केतन को फोन लगा लिया। कैसा है तू? शिखा की तबीयत अब कैसी है? कब निकल रहा है तू? फोन उठाते ही उसने प्रश्नों की झड़ी लगा दी। पहले से ठीक है और हाँ, हो सका तो मैं परसों दोपहर तक पहुंच जाऊंगा। तेरे लंदन जाने का क्या हुआ? मैंने मना कर दिया, मैं तेरे बिना कहीं नहीं जाऊंगा। तू आ जा, ये घर बड़ा सूना लगता है। परसों मिलते हैं। ओके। तू परेशान है क्या किसी बात को लेकर? इतना थका थका क्यों बोल रहा है? नहीं नहीं, बस ऐसे ही। चल रखता हूँ फोन। बाय, टेक केयर, लव यू। फोन कट गया। शिवम घर की ओर चल पड़ा। शिखा चुपचाप लेटी हुई थी। शिवम चुपचाप आकर जमीन पर अपना बिस्तर लगाने लगा। शिखा ने उसे पलट कर भी नहीं देखा, उसने भी कुछ नहीं कहा। वो लेट गया। उन दोनों में उस रात कोई बात नहीं हुई। सुबह शिखा स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही थी। तब शिवम ने उससे पूछा, मैं कल चला जाऊं? अब तो तुम ठीक हो, मैं ये बताने वाली कौन होती हूँ? तुम्हें बस अपने सुख दिखाई देते हैं। मेरे त्याग का तुमने उपहास बना दिया। कितनी जिल्लत सही थी मैंने नोएडा में, पर मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा। यहाँ चली आई कि चलो यहाँ मैं चैन से जी पाऊंगी, पर कहते कहते उसका गला भर आया। तुम क्या जानो स्त्री की पीड़ा, स्त्री जो नहीं हो। कहती हुई शिखा चली गई। शिवम उसे जाते देखता रहा। वो धर्म संकट में फंस गया था। शिखा को लेकर जो भावनाएं मन में जागी थी, वे उसे बेचैन कर रही थी। आखिर वो करे तो क्या करे? शिखा के जाने के बाद शिवम ने घर एक सा किया। कुछ सामान अभी भी पैक पड़ा था। उसने सोचा चलो खाली समय का सदुपयोग करते हैं, इसे जमा देते हैं। कुछ किताबें, कुछ तस्वीरें और कुछ सजावट का सामान था। वो किताबें देखने लगा। बड़ी अच्छी किताबें थी। अचानक उसकी नजर एक डायरी पर पड़ी। उसने डायरी उठाई। शिखा ने अपने जीवन की कहानी जैसे उसमें लिखी थी। वो पढ़ रहा था और पढ़ते पढ़ते जैसे उसमें डूबा जा रहा था। उसे समय का पता ही नहीं चला। 2 घंटे कैसे निकल गए। फिर अपने नाम को डायरी में पढ़कर वो चौंक पड़ा। शिखा के जज्बात उसके प्रेम से एक एक शब्द जैसे जीवंत हो उठा था। दिल बड़ी जोर से धक धक करने लगा था। शिखा के लिए मन में प्रेम हिलोरे मारने लगा था। ये लड़की कितना चाहती है मुझे, और मैं सिर्फ अपना स्वार्थ देख रहा हूँ। मन में तूफान उमड़ रहा था। उसने सारा सामान सहेज दिया। देखा तो उसकी और शिखा की तस्वीर भी थी, जिसमें शिखा ने एक कोने पर लिख रखा था, जन्म जन्म का साथ। समय कब बीत गया पता ही नहीं चला। शिखा वापस भी आ गई थी। उसने शिखा की ओर देखते हुए पूछा, कैसा रहा आज का दिन? शिखा ने मुंह फेर लिया और किचन में चली गई। क्या कर रही हो? चाय मैं बनाता हूँ, तुम बैठो। शिखा ने अनसुना कर दिया और चाय चढ़ाकर सब्जियां देखने लगी बनाने के लिए। शिवम उसके करीब आया और हाथ पकड़कर बोला, मैंने कहा ना चाय मैं बनाता हूँ, और खाना नहीं बनेगा। हम बाहर जा रहे हैं। शिखा फिर भी न बोली, हाथ झटक कर बाहर चली गई। शिवम चाय बनाकर ले आया। उसने चाय शिखा के सामने रखी। शिखा ने उसकी ओर देखा भी नहीं। नाराज हो मुझसे? चलो अब माफ भी कर दो। शिखा चुपचाप चाय पी रही थी। उसने शिवम की बात का जवाब नहीं दिया, बल्कि मुंह फेर लिया। अच्छा चलो, इस बार माफ कर दो। आगे से जो तुम कहोगी वही करूंगा। चलो तैयार हो जाओ, बाहर चलते हैं। अरे यहाँ गणेश मंदिर है, वो तो देखा ही नहीं। मंदिर जाएंगे और खाना खाकर घर आ जाएंगे। मुझे कहीं नहीं जाना, तुम जाओ। और हाँ, मुझे भूख भी नहीं है। इस समय शिखा को कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। वो हंसती मुस्कुराती शिखा कहीं खो गई थी। अब उठ भी जाओ, तुम ऐसा बिहेव क्यों कर रही हो? मैं तुम्हारी सारी बातें मानने को तैयार हूँ, अनूने करते हुए शिवम बोल पड़ा। अच्छा? शिखा ने बड़ी बड़ी आंखों से शिवम को निहारा। आंखों में आंसू की बूंदें झिलमिला रही थी। तो छोड़ दो केतन भाई को, यहाँ मेरे पति बनकर रहो और मुझे पत्नी के सारे सुख दे दो। शिवम चौंक कर पीछे हट गया। ये क्या करने को कह रही हो तुम? तुमने ही कहा था कि तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, अब क्या हो गया? बस पत्नी बनना चाहती हूँ तुम्हारी, नाम की नहीं, तुम्हारे प्यार की जरूरत है। नहीं रह सकती तुम्हारे बिना। मैं केतन को दगा नहीं दे सकता। हमारा साथ 6 साल पुराना है। उसने मेरे लिए कितना कुछ किया है। मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। ये संभव नहीं है शिखा। इस बारे में हमारी खुलकर बात हुई थी। शिखा कुछ नहीं बोली, बस रोए जा रही थी। शिवम का दिल उसे उकसा रहा था कि वो शिखा के पास जाए, उसे प्यार करे, चुप कराए। कर्तव्य बेड़ी बन रहा था। उसने फिर शिखा को समझाने की कोशिश की, पर नाकाम रहा।
समय काफी हो गया था, घर में खाना भी नहीं बना था। शिवम खाना लेने बाहर चला गया। खाना लेकर आया तो देखा कि घर की लाइटें भी बंद थी। उसने खाना लगाया और शिखा के पास ले गया। चलो खाना खा लो, तुम नहीं खाओगी तो मैं भी नहीं खाऊंगा। शिखा उठ गई, रोते रोते आंखें सूज गई थी। उसका उतरा उदास चेहरा देख शिवम का कलेजा कांप गया। उसने उसे बाहों में भर लिया। शिखा ने भी उसे आलिंगन में भींच लिया, ऐसे जैसे कभी छोड़ेगी नहीं। शिखा अपने होश खो बैठी थी। उसके शरीर की गर्मी और भावनात्मक उबाल से कब सारी रेखाओं को तोड़ दिया, ये दोनों को ही तब पता चला जब सब कुछ हो चुका था। शिखा के चेहरे पर तृप्ति की असीम मुस्कान थी तो शिवम का चेहरा काला पड़ गया था। पछतावे की आग उसके सीने को जला रही थी। ये ठीक नहीं हुआ, ऐसा कैसे हो गया, अब क्या होगा? बड़बड़ाते हुए वो कमरे से निकल गया। शिखा उसके पास आई, पीछे से उसे कसकर पकड़ते हुए बोली, कुछ गलत नहीं हुआ। मैं अब तुमसे कुछ नहीं मांगूंगी। तुम कल वापस जा सकते हो। मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल गया। और हाँ, केतन भाई को कुछ मत कहना। तुम दोनों सदा साथ रहो। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ये कहना और करना कितना आसान है शिखा। क्या मैं इस ग्लानि में दिन रात नहीं जलता रहूंगा? ऐसा करके क्या मैं धोखेबाज नहीं बन गया? नहीं, चलो खाना खाओ और भूल जाओ कि ऐसा कुछ हुआ भी था। कल वापस चले जाओ और खुशी-खुशी जीवन बिताओ। वो एकटक शिखा को देख रहा था। क्या है ये लड़की? कभी अपना हक पाने को झगड़ती है, कभी सब त्याग देने को राजी हो जाती है। वो सोचता रहा और देखता रहा। शिखा के पल-पल बदलते हुए रूप को। खाना खाकर दोनों लेट गए। शिखा तुरंत सो गई। संतोष और प्रसन्नता की असीम भाव उसके सोते हुए मुख पर स्पष्ट दिख रहे थे। उधर शिवम करवटें बदल रहा था। जाने कितनी देर बाद नींद आई। सुबह जब उठा तो शिखा स्कूल चली गई थी। नाश्ता मेज पर सजा था, उसका सामान पैक रखा था और एक मैसेज भी। मेरे आने से पहले जाना हो तो चले जाना। मैं खुश हूँ और तुम भी खुश रहना। केतन भाई को मेरा स्नेह देना। शिवम ने अनमने मन से नाश्ता किया। उसका मन बार-बार उसे धिक्कार रहा था। क्या मुंह लेकर जाएगा वो केतन के सामने? और शिखा, वो क्या करेगी? उसकी मर्यादा भंग कर दी मैंने। मैं किसी का भी नहीं हो सका। अब मैं क्या करूं? सोचते विचारते कब 1 बज गया पता नहीं चला। अरे तुम गई नहीं? मैं तो सोच रही थी कि चले गए होगे। बस निकल ही रहा था। तुमसे मिलने के लिए बैठा था। अच्छा जी, इतना सड़ा-सा मुँह क्यों बना रखा है तुमने? मुझसे दूर जाने का गम है या अब भी कल की बात को लेकर पछता रहे हो? मुझसे बड़ी गलती हो गई क्या? तुम मुझे माफ़ कर पाओगी? माफ़ी किस बात की? तुम्हारी पत्नी होने का पूर्ण सौभाग्य और सुख मुझे प्राप्त हुआ है। अब मुझे न तुमसे कोई शिकायत है और न ही कोई नाराज़गी। तुम खुशी-खुशी जाओ और केतन भाई के साथ अपनी लाइफ़ एन्जॉय करो। अब क्या एन्जॉय करूँगा? मैं तो उसका सामना करने से भी डर रहा हूँ, लेकिन जाना तो पड़ेगा ही। ठीक है, फिर तुम अपना ध्यान रखना। मैं ठीक हूँ और खुश भी, अपने लिए भी और तुम्हारे लिए भी। मुझे मेरा प्यार मिला और तुम्हें तुम्हारा प्यार। प्यार की अनोखी कहानी लिखेगा हम लोगों का यह रिश्ता। शिवम उसे हैरत से देख रहा था और फिर वो चल दिया अपनी मंजिल की ओर। सारे रास्ते वो यही सोच रहा था कि जाते ही केतन को वो सारी सच्चाई बता देगा, फिर जो होगा वो देखा जाएगा। घर पहुंचते-पहुंचते उसे रात हो गई। केतन उसे देखते ही छोटे बच्चे की तरह गले में झूल गया और उसका मुख चूम डाला। कैसे काटे मैंने ये 5 दिन, बहुत याद आई तेरी। तुझे नहीं आई मेरी याद? आई क्यों नहीं? मुझे मन से शिवम ने कहा। तेरे बिना रहना बहुत मुश्किल है। चल आजा, मैंने तेरी पसंद का खाना बनाया है, साथ में खाएंगे। क्यों बाईजी नहीं आई? वो बीमार है, चल आजा। उसके गले में बाहें डाले केतन उसे खाने की मेज पर ले गया। शिवम ने जैसे-तैसे खाना खाया। क्या हुआ? तू इतना उदास क्यों है? सब ठीक तो है ना? शिखा तो ठीक है। हाँ, बस थक गया हूँ, सोऊंगा, कहकर वो अपने रूम में जाने लगा तो केतन ने उसे बाहों में भर लिया। आज इतने दिन बाद हम मिले हैं, मैं भी तेरे साथ ही सोऊंगा। केतन ने शिवम के सीने पर सिर रखा हुआ था और शिवम बार-बार यही सोच रहा था कि मैं कितना बड़ा कायर हूँ, धोखेबाज हूँ। रात अच्छी बीती, दिन अपनी गति से निकल रहे थे। शिवम केतन को कुछ नहीं बोल पाया, न ही शिखा को फ़ोन कर पाया। बस शिखा ही थी जो खुद फ़ोन करती, उससे हालचाल पूछ केतन से घंटों बतियाती। इस बीच वो 1-2 बार घर भी आई थी। उसने बताया था कि उसने फ्लैट बदल लिया है और दूसरी सोसाइटी में रहने लगी है।
केतन से उसकी अच्छी पटने लगी थी। कोई बात है शिवम तो मुझे बता दे। देख रहा हूँ पिछले 2 महीने से तू जैसे कहीं खो गया है। अपने मन का बोझ हल्का कर ले मेरी जान। बहुत जोर देने पर शिवम ने कहा, पहले वो पक्का वादा करे कि उसे छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। वो उसके बिना नहीं रह पाएगा। पक्का वादा, कोई भी बात हो मैं तेरा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। तू अपने मन का गुबार निकाल ताकि हमारी जिंदगी नॉर्मल हो सके। शिवम ने सारी बात केतन के सामने रख दी और अपना सिर पकड़कर बैठ गया। मुझे माफ कर दे मेरे यार, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। वो बड़बड़ा रहा था। अचानक केतन का ठहाका गूंज उठा। शिवम आश्चर्य से उसका चेहरा देख रहा था। शायद इसे बहुत धक्का लगा है तभी इतना हंस रहा है। क्या कह रहा है तू? ठीक तो है? उसने केतन को पकड़कर झकझोरा। उसकी हंसी रुक नहीं रही थी। थोड़ी देर बाद वो शांत हुआ। बस ये बात थी, हो जाता है ऐसा कभी कभी। फिर शिखा तो तेरी पत्नी है, मुझे इसका इतना दुख क्यों होगा? उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये दुख और व्यंग्य है या सच बोल रहा है। ये तो शिखा से कितना चिढ़ता था। क्या हुआ इसे? तू ठीक तो है? तुझे बुरा नहीं लग रहा? मैंने तुझे धोखा दिया, अपने प्यार को झुठलाया। अरे छोड़ ये बेकार की बातें, अब तो तू मेरे साथ और मेरे पास है। मुझे तुझसे दूर रहकर तेरी अहमियत पता चल गई। बेंगलोर में कितने मुश्किल दिन काटे थे मैंने। अब फिर से अकेला नहीं रहना। चल मैंने तुझे माफ किया। अब सब कुछ नॉर्मल हो गया था। शिवम इस बीच 1 या 2 बार ही जयपुर गया। हाँ, शिखा जरूर आ जाती थी वीकेंड पर। 5 महीने बीत चले थे उस बात को। सब धीरे धीरे नॉर्मल हो रहा था। शिखा ने फिर कभी शिवम पर अपना अधिकार नहीं जताया। केतन की और शिखा की खूब पटने लगी थी। दोनों मिलकर शिवम की टांगें खींचते रहते। इस बार शिखा को आए हुए काफी समय हो गया था। फोन पर ही बातचीत हो जाती। हाँ, पिछले कुछ दिनों से केतन जरूर 1 या 2 दिन के लिए हर हफ्ते बाहर चला जाता। शिवम ने इसकी वजह नहीं पूछी, उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। लेकिन आज सुबह से केतन उससे कई बार इस वीकेंड बाहर जाने की जिद कर चुका था। उसका मन रखने के लिए उसने हाँ कर दी। कहाँ जाना है बता तो सही। सरप्राइज है, बाद में पता चल ही जाएगा। वीकेंड पर जब वो कार से निकले तो शिवम ने पूछा, जयपुर जा रहा है क्या? हाँ, शिखा जो नहीं आई इतने दिन से। तेरा मन नहीं करता उससे मिलने का? मैंने सोचा हम एक परिवार है तो क्यों ना ये वीकेंड उसके साथ एंजॉय करे। देख मैं बड़ी मुश्किल से सहज हो पाया हूँ। अब तू फिर मत शुरू हो जा। और ये कब हुआ? हम एक परिवार कब से हो गए? तुझे शिखा से अब चिढ़ नहीं होती? नहीं, मैंने सब भुला दिया और तू मन खराब मत कर। मैं तो मजाक कर रहा था। तू सीरियस हो गया, मैं जानता हूँ। तू उससे फोन पर हालचाल लेता रहता है। हाँ तो और क्या करूँ? तू देख रहा है इस समय कितना काम है ऑफिस में। घर पर भी लगा रहता हूँ। नए प्रोजेक्ट आए हैं, इस कारण तेरे साथ भी कहाँ समय बिता पा रहा हूँ। हाँ ये सच है। केतन ने शिवम का हाथ सहलाया। 5 घंटे बाद वे जयपुर एंटर हो गए। शिखा घर पर नहीं थी। शिवम को आश्चर्य हुआ कि ये कहाँ गई। चल फ्रेश हो ले, चाय पीकर चलते हैं। कहाँ जाना है अब? और ये कहाँ गई? सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है, चल जल्दी कर। दोनों चाय नाश्ता करके निकल पड़े। शिवम समझ नहीं पा रहा था कि ये क्या हो रहा है। थोड़ी देर बाद उनकी कार एक हॉस्पिटल के आगे रुकी। हॉस्पिटल देखते ही शिवम परेशान हो उठा। क्या शिखा बीमार है? वो एडमिट है यहाँ? क्या हुआ होगा? एक के बाद एक प्रश्न उसके दिमाग में उठने लगे। उसने केतन से पूछा, यहाँ क्यों आए हैं? क्या शिखा को कुछ हुआ है? तू क्या छिपा रहा है मुझसे? तू रुक, मैं पार्किंग में गाड़ी लगाकर आता हूँ। शिवम व्याकुल हो रहा था। केतन गाड़ी लगाकर आया तो वो उस पर बरस पड़ा। क्या पहेली है ये? बताता क्यों नहीं तू? क्यों आए हैं यहाँ? केतन ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, सब्र कर मेरी जान, सब्र का फल मीठा होता है। दोनों गलियारे में चलते हुए एक डिलक्स रूम के सामने रुके। दरवाजा खोलते हुए केतन ने शिवम को अंदर धकेला। सरप्राइज, जा देख। अंदर बेड पर शिखा लेटी हुई थी। शिवम को देखते ही बोली, कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, तुम अब आए हो। क्यों केतन भाई, आपने बताया नहीं? क्या हुआ है तुम्हें? डॉक्टर क्या बता रहे हैं? शिवम घबरा उठा। केतन और शिखा ठहाका मारकर हंस पड़े। शिवम पागलों की तरह कभी शिखा को और कभी केतन को देख रहा था। यहाँ कोई मजाक चल रहा है क्या? तुम दोनों मुझे बेवकूफ बना रहे हो क्या?
तभी नर्स एक नवजात शिशु को लेकर आई। ये लीजिए मैम, आपकी बेटी। आज आप डिस्चार्ज हो रही है। अब ये पूरी तरह से स्वस्थ है। शिवम भौचक्का सब देख रहा था। केतन ने बच्ची को गोद में ले लिया था। कितनी प्यारी है, बिल्कुल चांद सी मेरी गुड़िया। इसने तो मेरा जीवन खुशियों से भर दिया। तुम नहीं लोगे, तुम्हारी ही बेटी है। शिखा बोल पड़ी। ये तुमने कभी बताया नहीं, कम से कम बता तो देती। शिवम बुरी तरह से झेंप उठा। सब अकेले सहने की क्या जरूरत थी। केतन बोला, तुझे क्या बताती, तू तो पहले ही गम में डूबा हुआ था। शिखा ने मुझसे कभी कुछ नहीं छिपाया। जब तू पहले शिखा के पास से गया था, तब शिखा ने तेरे आने से पहले ही मुझे सब बता दिया था। मुझे बहुत बुरा लगा, इतना कि तुझसे दूर जाने का मन करने लगा। पर ये है ना, इसने कहा कि केतन भाई, वे सिर्फ और सिर्फ आपसे प्यार करते हैं। ये मेरी जिद समझिए या मेरा पागलपन। उस दिन जो भी हुआ, उसकी जिम्मेदार ये खुद है। तो मैंने तुझे माफ कर दिया। आखिर है तो तुम्हारी ही पत्नी। और जब इसने मुझे बताया कि ये प्रेग्नेंट है और अब नोएडा नहीं आएगी, तो मैं हर हफ्ते इसका ध्यान रखने आ जाता था। तुझे इसीलिए नहीं बताया कि तो फिर गमजदा हो जाता और अपने किए पर सिर धुनता रहता। पर मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि मैं यही सोचता था कि हम दोनों कपल हैं तो कभी एक बच्चा गोद ले लेंगे, उसे पालेंगे, पढ़ाएंगे, लिखाएंगे। लेकिन शिखा ने जब मुझे बताया तो मैं समझ गया कि ये भगवान का आशीर्वाद है। शिवम अवाक खड़ा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसकी स्थिति देख केतन ने वो प्यारी सी बच्ची उसकी गोद में दे दी। देख इसका मुंह और सब भूल जा। मेरा और अपना रिश्ता, शिखा का और तेरा रिश्ता, बस अब एक ही रिश्ता है, वो भी प्यार का। ये बच्ची हम तीनों को एक सूत्र में बांध कर रखेगी। हम अपना सुख इसमें देखेंगे। ये हमारे जीवन को खुशियों से भर देगी। शिवम उस नन्ही सी परी का मुख अपलक निहार रहा था। उसका हृदय वात्सल्य से भर आया था। शिखा सब इतनी देर से चुपचाप देख रही थी। शिवम को ऐसे बच्ची को निहारते देख बोल पड़ी, कैसा लगा मेरा सरप्राइज? शिवम माना कि मैंने तुमसे उस रात कुछ ज्यादा मांग लिया था और फिर मुझे अपनी गलती का एहसास भी हुआ। मुझे तुम्हें मजबूर नहीं करना चाहिए था, लेकिन आज मैं सोच रही हूँ कि वो एक गलती, कहो या प्यार, मेरे जीवन को संपूर्ण कर गई है। तुम कहो, तुम्हें कैसा लग रहा है इसे अपनी गोद में लेकर? क्या अब भी पछता रहे हो? मैं क्या बोलूं शिखा, तुमने जो मुझे ऐसा उपहार दे दिया जिसकी कल्पना शायद मैं और केतन कभी कर नहीं सकते थे। तुम्हारा और केतन का प्यार वास्तव में बड़ा अजीब है। देखो केतन भाई, क्या कह रहे हैं ये? मतलब इसको खुशी नहीं हो सकती, चाहे हम कुछ भी कर ले? खुशी? मेरा जैसा खुशकिस्मत कौन होगा जो मुझे इतने अच्छे प्यार करने वाले साथी मिले हैं। तुम दोनों सच कह रहे हो। ये भगवान का ही आशीर्वाद है। बस तुम अपना प्लान बताओ, आगे क्या? आगे क्या, ये हमारे साथ चल रही है। अभी तो इसे मैटरनिटी लीव मिली हुई है। बाद में ये अपना ट्रांसफर करा लेगी नोएडा। अब हम जहाँ भी रहेंगे साथ रहेंगे। क्यों शिखा, तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं है? केतन बोल पड़ा। जाओ तुम दोनों बाहर, बच्ची भूखी है, इसे मुझे दो। और हाँ, मैं यहाँ ठीक हूँ। तुम लोग पैकिंग कर लो जाकर। यहाँ से डिस्चार्ज होकर गुड़िया अपनी दादी के घर ही जाएगी। बाद का बाद में सोचेंगे। शिवम, तुम्हें नहीं लगता कि बच्ची के रूप में मम्मी जी वापस आ गई, हमें एक सूत्र में बांधने के लिए? शिवम और केतन हंसते हुए बाहर आ गए। आज उनकी प्यार की अनोखी कहानी नए रूप में साकार हो रही थी। जो कहानी माँ की बीमारी से शुरू हुई थी, आज वो इस बच्ची के जन्म से पूर्णता की ओर बढ़ रही थी। तो दोस्तों, अभिलाषा चौहान जी की लिखी ये कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। धन्यवाद।